सरल भाषा में, एक लेमैन की भाषा में आयुर्वेदा क्या है? जब आप बीमार हो जाएं जब तब आप आयुर्वेद पे आए, बेहतर होगा कि आप बीमार ही ना हो। आयुर्वेद में यदि 95% रोगों का इलाज है तो एलोपैथ में 5% रोगों का इलाज है, तो उनको नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर हैं आजकल बड़े फेमस हैं, सोशल मीडिया पे बड़े छाए हुए हैं, वो कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट गुड़ खा सकता है, डायबिटीज शुगर वाला पेशेंट गन्ने का जूस पी सकता है। भैया कहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में ऐसा कि खा सकता है, पी सकता है? साफ साफ लिखा हुआ है इक्षुक से बने पदार्थ मधुमेह के रोगी के लिए निषेध है। एक युवा अवस्था में प्रॉब्लम और आ रही है, बालों के झड़ने की, हेयरलाइन गायब होने की, बाल ग्रे हेयर की, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसकी होम रेमेडी है ब्लू रेस से बचिए। आयुर्वेदा के दवाइयों की बात चल रही है, आयुर्वेदा की दवाई लेने के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। नहीं, ये एक बीच है। सो आपका एक दूसरा नाम भी है, आंवला मैन ऑफ इंडिया। सो उसके पीछे की कहानी क्या है? हर पॉडकास्टर की क्यूरियोसिटी रहती है कि ये नाम आपका कैसे पड़ेगा। तो कितनी मात्रा में आंवला का कंज्यूम करना चाहिए आंवला? देखिए, कच्चा आंवला यदि आप कंज्यूम कर रहे हैं तो अधिकतम आप उसके 2 पीसेज ही। ये पंजीरी शब्द है, ये सही में पंजीरी शब्द नहीं है। ये सही शब्द है पंचजीरी। इसमें 5 प्रकार की जीरी होती है। इसमें जीरा होता है, सोया होता है, धनिया होता है, 2 प्रकार की जीरी, अजवाइन होता है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, कोई सीरियस बीमारी होती है, तो एलोपैथी के पास इंजेक्शंस हैं, आयुर्वेदा के पास कोई इंजेक्शन नहीं है। आयुर्वेदा में इंजेक्शन लगा करते थे, कुचले का इंजेक्शन आता था, लहसुन का इंजेक्शन आता था, जिनकी छाल का इंजेक्शन आता था, तमाम इंजेक्शन आते थे। आयुर्वेदा को लेकर बहुत सारे मिथ हमारे सामने आते रहते हैं। अब हमें सच में पता नहीं होता कि जो रेमेडीज सोशल मीडिया पे बताई जा रही है वो सही भी है या नहीं, और हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं बिना आयुर्वेदा को जाने। अगर आपको इन सारे सच के बारे में पता चल जाए तो कैसा होगा? बस मज़ा ही तो आ जाएगा। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि आज का पॉडकास्ट किसके साथ होने वाला है, क्योंकि जो आज हमारे गेस्ट हैं वो सोशल मीडिया पे इसी तरह से मशहूर हैं, अपनी प्यार भरी बातों में आयुर्वेदा को समझाते हैं। जहां एक और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है लोगों के बीच में उन रील्स को और उन पोस्ट को देख के, वहीं हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े ही सौम्य स्वभाव में अच्छे से समझाते हैं कि आयुर्वेदा है क्या, आपकी किचन में जो भी चीज़ें हैं उससे आप अपनी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं आंवला मैन ऑफ इंडिया और बड़े ही प्यारे और सौम्य व्यक्ति डॉक्टर निशांत गुप्ता जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि आयुर्वेदा के मिथ और फैक्ट्स क्या हैं, और इसी के साथ आपके लिए प्यार भरी रेमेडीज ज़रूर मिलेंगी जो कि आपके किचन से ही शुरू होती हैं। सो मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं योग चरण, और आज के इस पॉडकास्ट की इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और इसमें आपको निशांत जी से बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी और पता चलेगा आपको कि आयुर्वेदा के मिथ और फैक्ट्स क्या हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है? सब बहुत बढ़िया। मैं तो आपकी रील्स देखता रहता हूँ और मुझे तो मज़ा ही आ जाता है। तो मुझे लगा कि आज आपके साथ मुझे ये सेशन करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी हम लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक रील स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हमारे सामने होती हैं और बहुत सारी अब रेमेडीज़ के साथ साथ हमने एक चीज़ देखी, नोटिस की है कि एक ही चीज़ को के 2 पहलू बनते जा रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है। लाइक सॉल्ट को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि पिंक सॉल्ट ऐसा करता है, हमें ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। अब उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अब लोग कन्फ्यूज़ होने लगे हैं कि क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं होगा जो इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे सकता है। तो सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि मैं बाकी के सवालों पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल है कि एक सरल भाषा में, एक लेमैन की भाषा में आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा आयुर का वेद है, आयुर का विज्ञान है। आयु को स्वस्थ कैसे रखा जाए, रेदर देन इसके कि जब आप बीमार हो जाएं जब तब आप आयुर्वेद पे आए, बेहतर होगा कि आप बीमार ही ना हो। आप कम से कम बीमार कैसे पड़े, बस इसी का नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद बेसिकली इसका नाम नहीं है कि आप जब बीमार हो जाएं तब आप आयुर्वेद में आके कैसे चिकित्सा कराएं, आयुर्वेद से आप कैसे ठीक हो सकते हैं, बल्कि आयुर्वेद इस पर ध्यान देता है कि आप बीमार ही ना हो, आप स्वस्थ कैसे रहें। बिल्कुल। तो एक तरफ तो आयुर्वेद है जो कि
एक पुरानी पद्धति है हमारी और उसके हिसाब से पुराने समय में भी इलाज होता था और आज के समय में भी बहुत सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ रोबोट सर्जरी और टेली सर्जरी की तरफ देश बढ़ रहा है, एलोपैथी की तरफ देश बढ़ रहा है और मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे को भी लगता है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, आज मैं सही हो जाऊँगा कि एलोपैथी का असर बहुत तेज़ी से होता है एक इमरजेंसी कंडीशंस में और बाकी चीज़ों में। आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदा कितना सफल है एलोपैथी के मुकाबले? देखिए, मैंने अभी बताया भी है कि आयुर्वेद कितना सफल है एलोपैथ के मुकाबले। यदि इसको बिल्कुल लेमैन भाषा में समझने और समझाने की कोशिश करें तो हर एक चिकित्सा पद्धति की अपनी लिमिटेशन होती है। जो लोग पेशेंट को इस फॉल्स इंप्रेशन में रखते हैं कि आयुर्वेद में हर रोगों का इलाज है, आयुर्वेद से हर रोग को ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि ये सुख साध्य श्रेणी में है, कृत साध्य श्रेणी में है या असाध्य श्रेणी में है। यानी ये रोग अब असाध्य श्रेणी में चला गया है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैं जैसे बात कहूं कि जो लोग कहते हैं कि एलोपैथ में हर दिक्कत का त्वरित आराम आ जाता है। आपको डायबिटीज है या आपको हाइपरटेंशन है तो कहाँ आराम आ जाता है? आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाइए, या आपको गाउट है, आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, वहां डॉक्टर आपको कहता है साहब आपको तो हमेशा के लिए दवा खानी पड़ेगी। तो इसी तरह से आयुर्वेदा में भी है। यदि आप कहते हैं कि इन्फ्लामेशन हो गया, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं आयुर्वेद में जहां वो एलोपैथ में त्वरित लाभ नहीं देती, आयुर्वेद में दे देती है। आपको पेट में यदि दर्द हो गया तो आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियां हैं, नवसादर है, सौंठ है, वो इन्फ्लामेशन को तुरंत खत्म कर देता है। एक रेमेडी जैसे है आयुर्वेद में, उसको सत पुदीना, सत अजवाइन, यानी आप उसको आम भाषा में लोग उसको अमृत धारा के नाम से भी जाना जाता है। 3 चीजों का वो कॉम्बिनेशन होता है क्या कि आधुनिकरण इतना हो गया है, न्यू जनरेशन ड्रग इतनी सारी आ गई है कि वो कहीं ना कहीं कोर लेवल में यदि आप जाके देखेंगे उसमें है आयुर्वेद ही, जिसमें आयुर्वेदों को आप भस्म बोलते हैं, राइट। तो वो एलोपैथ में अंग्रेजी के नामों से जाना जाता है, आयुर्वेद में वो अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यशद भस्म है, एलोपैथ में उसको बोला जाता है जिंक ऑक्साइड, आयुर्वेद में उसको बोला जाता है यशद भस्म। तो आप किसी को यशद भस्म लिख के देंगे तो वो एक बार को हो सकता है नाक पिचका देगी देर में। आप जिंक ऑक्साइड आराम से आपको मिल जाएगा एलोपैथियन के जाके या मेडिकल स्टोर से। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी हैं कि उनका आधुनिकरण कर दिया गया, एलोपैथ के उनके नाम रख दिए गए, जबकि वो होते हैं आयुर्वेद की ही दवाएं। तो मैं अभी हमारा जो पॉडकास्ट चलता रहेगा, धीरे धीरे उसकी एग्जाम्पल्स आपको देता रहूंगा, वो चीजें क्लियर होती रहेगी। आचार्य सुश्रुत ने, भगवान सुश्रुत ने सर्जरी की आविष्कार किया था, लेकिन उसका आधुनिकरण होता गया, आयुर्वेद से वो हटता गया, एलोपैथ में वो घुसता गया। तो लोगों को लगता है कि आयुर्वेद इतनी समृद्ध चिकित्सा नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज के समय में सर्जरी की यदि कहीं पे जरूरत है तो वो संभव नहीं है आयुर्वेदा में, वो एलोपैथ में ही संभव है। तो बेकार है किसी की बुराई करना, किसी पैथी की बुराई करना। चूंकि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, आयुष चिकित्सक हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं एलोपैथ को एकदम सिरे से नकार दूं। हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन है। आयुर्वेदा में यदि 95% रोगों का इलाज है तो एलोपैथ में 5% रोगों का इलाज है, तो उनको नकारा नहीं जा सकता। बट लेवल टू लेवल डिपेंड करता है। अगर आपको सपोज हाइपरटेंशन है, आप हटना चाहते हैं हाइपरटेंशन से, एलोपैथ की दवाएं बंद करना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद पे आइए, आयुर्वेद में संभव है। उसमें आपको पंचकर्मा कराने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जीवन शैली को सुधारने की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसी आयुर्वेद की आपको साथ में दवाएं दी जाएंगी कि आपकी धीरे धीरे एलोपैथ बंद होती चली जाएगी। तो ये पेशेंट को समझने की जरूरत है कि अब मुझे कहाँ आयुर्वेद की जरूरत है, कहाँ एलोपैथ की जरूरत है। तो लोगों को ये गाइड करने की जरूरत है, ना कि इस सिरे से कि एलोपैथ तेजी से काम करती है, आयुर्वेद धीरे से काम करती है। जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया जिंक और भस्म का, तो जहां तक चलिए 5% आप कह रहे हैं कि अलग है, वो एलोपैथ में जो चीज़ें हैं वो वहीं पे रहेंगी, वो आयुर्वेदा में नहीं है। लेकिन जहां तक सिमिलर है वहां पे एक्यूरेसी और रिकवरी रेट का जो ड्यूरेशन है, रिकवरी रेट का जो ड्यूरेशन है वो कितना, क्या उसमें भी कुछ फर्क आता है? हाँ, उसमें फर्क आता है ना। जैसे मैं अगर बात करूं कि आपने एंटीबायोटिक्स लगवा के यदि बुखार को 5 दिन में उतार दिया या 3 दिन में उतार दिया, एलोपैथ में जिस तरह से ट्रीटमेंट होता है उसको आयुर्वेदा में बोला जाता है विषम ज्वर। जैसे टाइफॉइड है उसको बोला जाता है विषम ज्वर, वो 3 दिन तक रहेगा, 5 दिन तक रहेगा, 7 दिन तक रहेगा, 11 दिन तक रहेगा, तो वो रहेगा ही रहेगा। अब आयुर्वेदा में उसका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है वे ऑफ ट्रीटमेंट
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर दवा के कि कैसे कैसे होना चाहिए। आप आयुर्वेदा में दवा दीजिए, मल का शोधन कीजिए, गर्म पानी पिलाइए, उबाल के ठंडा हुआ पानी पिलाइए, आरओ का पानी मत दीजिए। आप उसमें यदि इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन कम करने वाली दवाएं दीजिए, तो आपका ज्वर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन बाद में जो कमजोरी रहती है, एलोपैथ में जब व्यक्ति दवा खाता है उसको 3 दिन में 5 दिन में आराम तो आ जाता है। बुखार तो उसका अगर 103 105 डिग्री था तो वो 100 पर आ जाएगा। बट जो उसको आराम आने के बाद की स्थिति बनती है, व्यक्ति कहता है मेरा 15 दिन तक शरीर गिरा हुआ है, मुझे यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, मुझे जोड़ों के दर्द हो गए, तो आयुर्वेद में वैसा नहीं होता। तो धैर्य से करने वाली चिकित्सा का अर्थ ये नहीं है कि आप धैर्य से करेंगे तो आपका बुखार 1 महीने तक ठीक होगा। उसमें चतुष्पाद बोला गया है, सुचिकित्सक, सुरोगी, सुऔषधि, सुपरिचारक। चारों चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। परिचारक यानी अटेंडेंट को भी अच्छा होना चाहिए, वैद्य की बात को आपको मानने वाला होना चाहिए, आपकी औषधि भी अच्छी होनी चाहिए, आपका वैद्य भी अच्छा होना चाहिए। ये चारों चीजें अच्छी होंगी तो आपका जो 5 दिन में विषम ज्वर है वो टाइफाइड या किसी अन्य जो प्रतीति का ज्वर है, वो मतलब किसी और प्रकार का यदि बुखार है, वो उसी तरह से ठीक होगा जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र का अर्थ ये नहीं है कि वो किसी व्यक्ति ने, किसी साधु ने ऐसे ही बैठ के लिख दी थी, वो भी एक पूरा का पूरा साइंटिफिक एस्पेक्ट है। एलोपैथ में यदि 2 प्रकार के डायबिटीज होते हैं तो आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। उसमें से मधुमेह एक पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है। आजकल तो खैर अलग अलग प्रकार की पैथोलॉजिकल टेस्ट होने लगे, हम लोग भी वो टेस्ट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट कराने नहीं चाहिए। बहुत लोग समझते हैं कि नाड़ी का विज्ञान है, केवल नाड़ी देख के उस समय में वो चीजें पॉसिबल थी जिस समय में केवल नाड़ी विद्या ही हुआ करती थी, पैथोलॉजिकल साइंस नहीं थी। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। आज के समय में आप एक एलोपैथ पेशेंट के पास जाएंगे तो वो आपको कहता है ना कि आपको तला भुना खाना नहीं खाना, आपको दही छोड़ देनी चाहिए, तो वो आयुर्वेदा का भाग है। तो यदि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुष चिकित्सक एलोपैथ का सहारा ले रहा है, टेस्ट करा रहा है, तो पेशेंट को भी ये समझना चाहिए कि वो आज के समय की आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, तो आपको वो उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। चिकित्सक को बीमारी को और जो रोगी है उसको ट्रीट करना चाहिए डॉक्टर को उसी तरीके से कि जो जहां जैसी जो जरूरत है वैसे वो डॉक्टर मुझे करा रहे हैं। जैसे आपने एक जिक्र किया, सारी चीज़ें शास्त्रों के अनुसार होती हैं और उनको डॉक्टर्स, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, मॉडर्न साइंस है, वो भी कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर रहे हैं। जब शास्त्रों में लिखा हुआ है, सबके लिए समान लिखा हुआ है, किसी के लिए, मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, कभी भी हमें बुखार हो गया तो हम कुछ होम रेमेडी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें एक ही चीज़ के कई बार देखा जाता है कि नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, और दोनों के अलग अलग। एक ही व्यक्ति नहीं बता रहा, एक कह रहा है कि इसे खाने से फायदा होगा, एक कह रहा है नहीं नहीं मत खाना, नुकसान होगा। तो ये मिसकंसेप्शन जो चल रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि जबकि आप बोल रहे हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो क्यों अलग अलग चीजें मिलती है? क्यों अलग अलग चीजें इस वजह से मिलती है कि केवल आज के समय में क्या है कि व्यक्ति वही अच्छा माना जाता है, वही विद्वान माना जाता है जो लीग पे चीज चल रही है उससे हटके कोई बात बता दे। जैसे कि आपने देखा होगा, एक डॉक्टर हैं, आजकल बड़े फेमस हैं, सोशल मीडिया पे बड़े छाए हुए हैं। वो कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट गुड़ खा सकता है, डायबिटीज शुगर वाला पेशेंट गन्ने का जूस पी सकता है। तो मैंने अभी उनको रोस्ट भी किया था अपनी वीडियो द्वारा, भैया कहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में ऐसा कि खा सकता है, पी सकता है? साफ साफ लिखा हुआ है, इक्षुक से बने पदार्थ मधुमेह के रोगी के लिए निषेध है। यानी 70-80 साल पहले यदि हम पीछे जाए, इक्षुक यानी गन्ने से चीनी तो बना नहीं करती थी, गुड़ या खांड या शक्कर ही मना करती थी। तो जब उसमें निषेध लिखा हुआ है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि भैया वो खा सकता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है मीठे को मापने की इकाई। तो वो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि गुड़ बेहतर है या शुगर बेहतर है, चीनी बेहतर है, तो मैं कहूंगा गुड़ बेहतर है। लेकिन गुड़ बेहतर होने का अर्थ ये नहीं है कि वो शुगर वाला पेशेंट खा सकता है। भैया आप उसको कह रहे हो कि वो गन्ने का रस पी सकता है, कैसे पी सकता है भैया? ये बिल्कुल बेवकूफाना बात, लोगों को मारने वाली बात आप प्रचारित नहीं कर रहे हो। सपोज एक गन्ने के रस के ग्लास से 2 चम्मच चीनी बनती है, आप पानी में 2 चम्मच चीनी की घोल लीजिए, वो उतना मीठा हो जाएगा जितना गन्ने का रस होता है। तो क्या आप उसको 2 चम्मच चीनी की खिला सकते हो शुगर वाले पेशेंट को? नहीं खिला सकते। नहीं। तो ये इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। जो व्यक्ति ऐसी बात बैठ के परोस रहा है, पता उसको भी है कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन वो केवल इस वजह से बोल रहा है कि शुगर वाले पेशेंट को ये बातें अच्छी लगती है, वो चाहता है कि मैं मीठा खा लूं। आप उसको ये कहोगे कि आप मीठा खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं ना। बैठने से क्या मतलब है? आप
अपने क्लिनिक में बैठे हो, आप अपने शहर में बैठे हो, वो अपने कहीं और बैठा हुआ है, वो चीनी खा के अगर यदि उसको कोई दिक्कत हो गई तो जो उसके घर वाले हैं वो कैसे पहचानेंगे कि उस फला डॉक्टर ने ये वाली बात बताई थी, चीनी खाने से इसको ये दिक्कत हुई है, तो मुझे उस डॉक्टर पे केस करना चाहिए। बात खत्म हो जाती है। आज तो कह दो, आज तो मेरे पास पेशेंट आ ही जाएंगे। तो इसके पीछे केवल यही रीजन है कि पता उनको भी है, सच्चाई उनको भी पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परंपरागत तरीके से चल रहे हैं, किसी से सुन लिया तो आगे प्रचारित करना शुरू कर दिया। पता नहीं वो वैद्य चिकित्सक है भी या नहीं भी। लेकिन ये अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि हम जब रेमेडीज देखते हैं तो अब जब उनकी रील या प्रोफाइल देखते हैं तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमको लगता है ये वैल्यूएबल चीज़ें बता रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई फिर कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई बस इसी तरह से करेंगे कि आप लोग मेरा प्रचार या मेरे जैसे जो समकक्ष चिकित्सक है उनका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। पॉडकास्ट के थ्रू आप लोग अवेयरनेस फैलाते रहिए लोगों में, तो एक न एक दिन लोगों को बात समझ आ ही जाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल। और दूसरी बात सबसे बड़ी यही है कि खासकर ये जो चीजें हो रही हैं, ये गुर्दे की पथरी और पित्ताशय की पथरी को लेकर हो रही है, शुगर को लेकर हो रही है, 2-3 डिजीज पाइल्स को लेकर हो रही है। 2-3 डिजीज ऐसी हैं जिनको लेके ये ज्यादातर बातें की जाती हैं। और इन 3 बीमारियों में से भी 70% शुगर वाले पेशेंट को के लिए ये बातें की जाती हैं, उसको कन्विंस करने के लिए बातें की जाती हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से शुगर बाउल है, हमारी वेस्ट यूपी तो है ही है, जानी जाती है। करेक्ट। तो उसके पीछे रीजन, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्लीज। जो लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं कि साहब वो गुर्दे की पथरी निकालने वाली दवा भी वही है और पित्त की थैली की जो पथरी निकालने वाली दवा है वो भी वही है। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भैया जो गुर्दे में पथरी बनी है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट से बनी है, पाइरूवेट से बनी है, मुख्यतः वो 5 तरीके होती है। और जो पित्त की थैली की पथरी होती है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी है, लीवर की किसी दिक्कत के कारण बनी है, वो एक प्रकार का पित्त है। तो जो गुर्दे की पथरी यदि किसी दवा से निकल गई तो वो मूत्रल होती है, यानी पेशाब को बढ़ाने वाली होती है। राइट। तो वो उस वजह से, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि गुर्दे की पथरी निकल जाती है। अब लेकिन वो जो पित्त की थैली की पथरी है वो उससे कैसे निकल जाएगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। वो निकल ही नहीं सकती वो तो, लेकिन एक तरीका है, क्योंकि व्यक्ति बचना चाहता है सर्जरी से। पित्त की थैली की पथरी वाले पेशेंट्स हो गए बहुत ज्यादा, तो वो सोचते हैं कि झंझट में पड़े। आदमी को लगता है एक गोली में सुबह खा लूं, एक गोली में शाम को खा लूं, और मुझे ये पता चल जाए इसी से पित्त की थैली की पथरी निकल रही है, उसी से गुर्दे की पथरी निकल रही है। निकलेगी तो है नहीं, बनाने वाले को भी पता है, बेचने वाले को भी पता है। लेकिन मैंने उसको कह दिया कि भैया एक बार 40 दिन का कोर्स करना है, 3-4 हजार 5,000 रुपए का कोर्स है, 100-200 रुपए की दवा लगा के 5,000 रुपए तो आ ही जाएंगे, तो बेहतर है मैं बेच के निकल लूंगा, यही कह दो, क्या फर्क पड़ता है। सो आज के टाइम में जैसे आपने बताया कि एक गोली सुबह खा लूँ, एक गोली शाम को खा लूँ और मेरा बीपी, शुगर या जो भी डिसीजेज है वो मेरे कंट्रोल में रहे, तो इस तरफ हमारा जो मॉडर्न साइंस है और जो हमारे जो लोग हैं, मेरे जैसे, मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ, मेरे जैसे जो लोग हैं वो इसी तरफ मॉडर्न साइंस की तरफ भाग रहे हैं, क्यों वो आयुर्वेदा की तरफ स्विच करें? वो आयुर्वेदा की तरफ स्विच क्यों करें? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आयुर्वेदा की तरफ स्विच इस वजह से करना चाहिए कि जो बीमारी के बाद के ठीक होने वाली स्थितियां हैं वो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा बेहतर है। मैंने अभी भी बताया था कि जैसे किसी को बुखार हो गया या किसी को कोई चाहता है कि मेरी शुगर कंट्रोल रहे, शुगर कंट्रोल होना और शुगर ठीक होना एक ही बात है। मैं आपसे पूछूं, मैं आप ही से क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि आप यदि पेशेंट हैं शुगर के और आप ये पूछते हैं, आपके माइंड में ये बात रहती है कि सर शुगर क्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा होता है, आपका मीनिंग क्या होता है, क्यों पूछते हैं आप ये बात? अमूमन लोग इसीलिए पूछते हैं कि शुगर की जो है वो खत्म हो जाए। खत्म हो जाए मतलब वो खत्म होके क्या होगा? फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा मतलब, मैं और इसको क्लैरिफाई करता हूं, उनका मतलब ये होता है कि सर मैं अपने शरीर के साथ कुछ भी करूं, मैं कितना भी मीठा खाऊं, मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, कुछ भी खा पी सकता हूं। राइट राइट। तो आयुर्वेदा तो इस बात का समर्थन करता ही नहीं है। आयुर्वेद में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको आहार विहार निभाना पड़ेगा। आहार विहार जिस तरह का होना चाहिए वैसा आहार विहार करना पड़ेगा। मधुमेह, शुगर तो हर व्यक्ति के शरीर में होता है। सपोज आपने खाना खाने से पहले की शुगर नापी, वो आपकी आई 80 आई, खाना खाने के बाद की आपकी आई 120 या 130 या 140, तो वहां तक शुगर अमूमन कंट्रोल माना जाता है। करेक्ट। तो वहीं तक कंट्रोल हुआ ना। लेकिन आप अपने शरीर के साथ जाती करोगे, आप कितना भी मीठा खाओगे, तो आपकी पेनक्रियाज की उतनी क्षमता है ही नहीं कि वो आपके इंसुलिन का स्राव करा के ग्लूकोज के मात्रा को आपके शरीर में मेंटेन कर सके। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर मीठा खाएंगे तो वो बढ़ा देगा।
तो जितने भी शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई डॉक्टर कहता है कि शुगर आपकी नियंत्रित रहेगी, उसका मतलब ये है कि वो शुगर ठीक है, शुगर आपकी ठीक रहेगी। जो लोग कहते हैं सर कंट्रोल रहेगी या ठीक हो जाएगी, भैया कंट्रोल होना और ठीक होना एक ही तो बात है। आपने सपोज आज आपको बुखार हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि आपका बुखार 3 दिन की दवा खा लीजिए ठीक हो जाएगा, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने बाद आपको बुखार नहीं हो सकता। तो इसी तरह से शुगर की बीमारी में भी समझने की जरूरत है कि आज आपका शुगर कंट्रोल हो गया या ठीक हो गया तो वो 6 महीने बाद फिर से हो सकता है। वो सुषुप्त अवस्था में रहता है, हाइबरनेशन पीरियड में रहता है, वो सांप की तरह हाइबरनेट करता है, वो 6 महीने की निद्रा में चला जाता है। 6 महीने बाद यदि आप अपने शरीर को वैसा खान पान ऋतु अनुसार नहीं दे रहे तो वो फिर से बाहर निकल के आ जाएगा। वो कह देगा कि भैया अपने शरीर को ठीक कर लो, शुगर आपके शरीर में बढ़ गया है, वो आपको अलार्म कर रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इस वजह से नहीं है कि आपको एक दक्ष चिकित्सक की देखरेख में अपनी चिकित्सा कराने की जरूरत है। इसीलिए ये आपकी बात का जवाब है कि एलोपैथ से आयुर्वेद की तरफ स्विच इसलिए करना चाहिए कि उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो लगभग ना के बराबर होते हैं, एडवर्स इफेक्ट उसमें लगभग ना के बराबर होते हैं। और लेकिन आयुर्वेदा का अर्थ ये नहीं है कि जो आप रील्स में सुनते हैं, अब आप ये कहेंगे सर आप भी तो रील बनाते हो, आप भी तो मैं वही कहने वाला था। तो इसीलिए मैं अपनी ज्यादातर हर रील में कहता हूं कि शुरुआती स्तर की दिक्कतों में उस बात पर लोग ध्यान नहीं देते। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है, लेकिन फिर भी हमें लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, फिर भी व्हाट्सएप पे कहते हैं कि साहब आप वहां, तो व्हाट्सएप पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने एलोपैथ की इतनी दवा खा ली, मैंने अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने उस हॉस्पिटल में दिखाया, सर मैं हैदराबाद तक चला गया, सर कोई मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सर मुझे कोई घरेलू इलाज बता दो। अरे भैया ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये कोई घरेलू इलाज बता दो क्या है? मतलब जिस मॉडर्न साइंस को आप इतना उन्नत मानते हो, वहां के डॉक्टर ने आपके सामने हाथ जोड़ दिए, आप हमारे पास आके ये कह रहे हो कि सर मुझे कोई रेमेडी बता दो, कुछ घरेलू इलाज बता दो। भैया आप आयुर्वेद में आए हो, आयुर्वेद के डॉक्टर को ये कहो कि सर मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, मुझे अच्छी से अच्छी दवा दे दीजिए। आयुर्वेद में आज के समय में हालत ये हो गई है कि आयुर्वेद का डॉक्टर यदि 1000 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया अपनी फीस बता देता है तो पेशेंट ये सीधा सीधा कहता है सर आप तो फीस बता रहे हो। बिल्कुल। तो ये चीजें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। तो इसी वजह से मैं और कुछ इसी तरह के चिकित्सक अवेयरनेस फैलाने में लगे हुए हैं कि आयुर्वेद को आप समझिए, आयुर्वेद है क्या। आपने भी इंट्रोडक्शन दिया था, ये कह के दिया था कि रसोई के मसालों द्वारा नहीं, रसोई के मसालों से चिकित्सा हो सकती है शुरुआती स्तर के पेट दर्द में, आपको कब्ज हो गई उसमें, आपको दस्त लग गई उसमें, हल्का फुल्का बुखार हो गया उसमें। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियां हैं जो लगातार सहस्त्र पुटित की जाती है। सपोज लोहा है, लोहा की भस्म अलग प्रकार की होती है और यदि उसमें जंग लग गया उसको बोला जाता है मंडूर, वो अलग प्रकार से उसकी भस्म बनती है, वो अलग प्रकार से प्रभाव देगी, उसको सहस्पुटित किया जाता है, यानी एक कंट्रोल्ड प्रोसेस से उसको 1000 बार प्योरीफाई किया जाता है, जिसको आप जलाना कहते हैं, प्योरीफाई किया जाता है, और वो उतनी ही सोमल बनती चली जाती है, उतनी ही सॉफ्ट होती चली जाती है। राइट। तो लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि यदि रसोई के मसालों से घरेलू इलाज ट्रीटमेंट हो सकता तो जो शास्त्रों में इतनी 1000 दवाइयां भरी पड़ी है, कई हजार दवाइयां भरी पड़ी है, उनमें से बहुत सारी तो आजकल बनती भी नहीं, तो वो उनका इन्वेंशन क्यों हुआ, उनकी डिस्कवरी क्यों हुई? इसी वजह से हुई ना कि उनकी जरूरत है। बिल्कुल। सो यहाँ पे एक सवाल और फिर उठता है कि जब एलोपैथी में जाते हैं तो उनके पास डबल ब्लाइंड स्टडीज हैं अपनी एक्यूरेसी दवाइयों की बताने के लिए। आयुर्वेदा की मेडिसिन के पास ऐसी क्या एक्यूरेसी है, क्या स्टडी है ऐसी? नहीं, आयुर्वेद की जो मेडिसिन की अगर मैं बात करूं वो शास्त्रों में तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है ही, फार्मेसीज उनको बनाती है, तैयार करती है, लेकिन सारी फार्मेसीज की सपोज एक भस्म है लोहे की या भस्म है सोने की, तो अगर आप ये कहें कि वो सोने की भस्म 4 फार्मेसी बना रही है तो वो चारों की चारों फार्मेसी की उतनी बढ़िया नहीं होगी। हो सकता है कि किसी फार्मेसी की सोने की भस्म में केवल लोहे की भस्म भरी हुई हो सोने की भस्म के नाम पे, तो वो बात एक चिकित्सक ही पहचान सकता है। और जो वो फार्मेसीज हैं उनके बाकायदा टेस्ट होते हैं, हर तरह के जो उनके टेस्ट होने चाहिए वो टेस्ट होते हैं, उस पर वो खरी उतरती है, तो वो बैच तभी मार्केट में आता है। आपको पता है कि भारत की एक सबसे बड़ी आयुर्वेदा की कंपनी जो इस समय मानी जाती है और जिसके बाबा ऑनर हैं,
उनकी हीरे की भस्म आती है, लेकिन उनकी सोने की भस्म नहीं आती। हीरे की भस्म है सोने की भस्म से महंगी, उसका जो बनाने का प्रोसेस है वो उससे है ज्यादा टीडियस, टिपिकल प्रोसेस है, लेकिन उनकी आज तक सोने की भस्म नहीं आती, उनकी हीरे की भस्म आती है। आप बता सकते हो क्या रीजन है इसके पीछे? ये तो हाँ, आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं बता पाएगा। आज मैं ये राज खोल देता हूं। हाँ प्लीज। उस कंपनी की वो सोने की भस्म आती है, हीरे की भस्म नहीं आती, जो केवल भारत में नहीं बहुत सारे देशों में अपनी दवाओं को एक्सपोर्ट कर रही है। 15,000 करोड़ रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए ईयरली तक का टर्नओवर है उनकी केवल फार्मेसी का। उनके गुरुकुल हैं बहुत सारी, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे किस ओर मेरा इशारा है। हीरे की भस्म इसलिए आती है कि हीरे का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, आपने सुना होगा कोयले का और हीरे का, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कार्बन का एक ही होता है, उसमें केवल एक मॉलिक्यूल इधर से इधर हो जाता है तो वो कोयले से हीरा बन जाता है। अब होता क्या है कि हीरे की जो कीमत बनती है वो तराशे जाने के बाद बनती है, वो कितना चमकदार है, कितना तराशा हुआ है, किस तरह से उसकी शेप आई है, आपने ये बात सुनी होगी। राइट। कहीं भी अगर हीरा रखा जा दुनिया में गिरवी कुछ रख के मोर्गेज करके पैसा लिया जाता है, जितने भी बैंक्स खुले हुए वो सोना रख के आपको पैसा देते हैं, हीरा रख के कोई पैसा नहीं देगा। उसके पीछे रीजन यही है कि जो हीरे की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो कुछ भी नहीं है, वो केवल इस वजह से है कि वो तराशे जाने के बाद वो दुर्लभतम प्रोडक्ट है, वो तराशे जाने के बाद अच्छा लगता है, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से कुछ ना कुछ लाभ देता है। तो इसी कारण से उस फार्मेसी के हीरे की बस इस वजह से आती है कि वो जो हीरे को तराशे जाने के बाद कण बचते हैं, जो सो कॉल्ड कूड़ा होता है, तो वो उससे भस्म बनाते हैं। लेकिन जो सोना, और वो खुद नहीं बनाते, वो थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करा के केवल अपना ठप्पा लगाते हैं, मार्केटेड बाई हमारी कंपनी। और वो सोने की भस्म इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हीरे की भस्म सपोज आपको पड़ी 1,000 रुपए की 1 ग्राम, वो बिक जाती है 10,000 रुपए की 10 ग्राम। अब सोने की भस्म में क्या है कि आप सोने को कितना कूट लीजिए, कितना पीट लीजिए, कितने टुकड़े कर लीजिए, छोटे से छोटा कर लीजिए, उसकी कीमत वही रहेगी सोने की जो है, चाहे वो इतना बड़ा पीस है चाहे वो इतना छोटा सा पीस है। उसका जो भस्मीकरण करने का प्रोसेस है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, जैसे कि हीरे की भस्म बनती है, उसमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है, वो बहुत ना के बराबर है। इसलिए उस फार्मेसी की हीरे की भस्म तो आती है पर सोने की भस्म नहीं आती। आपने फार्मेसी की बात की और मुझे लगता है कि मुझे तो नाम ले लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा ब्रांड है देश का, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है आयुर्वेदा के, क्लेम करता है 100% वो सही है, लेकिन फिर पता लगता है कुछ समय के बाद कि उनको सम्मन भेजा जाता है और उस पर कार्रवाई होती है, उनके प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं जांच में, सुप्रीम कोर्ट तक बात आती है। कि जब इस तरह की न्यूज़ हमारे बीच में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जब हम बड़ी मुश्किल से मॉडर्न साइंस एलोपैथी से आयुर्वेदा की तरफ स्विच करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल को तोड़ देती है। क्या कारण है इसका? मनोबल को इसलिए तोड़ देती है कि ऐसा तो एलोपैथ साइंस में भी होता है, ऐसा केवल आयुर्वेदा में नहीं होता। आप इसमें केवल आयुर्वेदा का नाम क्यों ले रहे हैं, आपको एलोपैथ का भी लेना चाहिए। आपने खांसी वाले सिरप के बारे में अभी नहीं सुना? राइट। तो कितना बड़ा पूरे इंडिया में बवाल हुआ है। करेक्ट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस मॉलिक्यूलर या उस सॉल्ट वाले सिरप पर बैन ही लगा दिया कि ये खांसी का सिरप बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिकेगा ही नहीं। ऐसा तो आप हॉस्पिटल्स में भी सुनते हैं कि डॉक्टर ने डेड बॉडी को 3 दिन के लिए रखा, पैसा तीमारदार से लेते रहे, और या फिर डेड बॉडी नहीं दी, या फिर हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहां जाके हमें पता चला कि सर ये बीमारी है ही नहीं। राइट। तो हकीकत इस बात के पीछे यही है कि सड़क पे 2 वाहन जा रहे हैं, गलती उस वाहन की निकलेगी जो बड़े वाला वाहन है, चाहे उसकी गलती नहीं है। गलती यदि कार वाले की है, कार वाले की टक्कर से यदि कुछ हादसा हो गया, मतलब कुछ गलती की वजह से ट्रक ने मार दी टक्कर कार वाले को, लेकिन गलती कार वाले की थी, लेकिन फिर भी गलती ट्रक वाले की निकलेगी। राइट। तो जो बलि दी जाती है वो हमेशा बकरे की दी जाती है, वो शेर की कभी नहीं दी जाती। तो बलि इसलिए आयुर्वेद वालों की हमेशा दी जाएगी, बलि एलोपैथ वालों की कभी नहीं दी जाएगी। राइट। तो जैसे इस तरह की जो न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, किस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है फिर से वापस से कि ऐसे बड़े ब्रांड्स की जब प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं और उन पर कार्रवाइयाँ होती हैं तो कैसे आयुर्वेदा की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि क्या जब हम प्रोडक्ट खरीदें
तो उस पे कुछ ऐसा लाइसेंस नंबर या कुछ ऐसी उस पे चीज़ लिखी हो जिसे देख के पता लग सके कि हाँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट है? सर अगर बात यह है कि बिल्कुल मैं accurate- बेसिकली दवाइयों की जो है ट्रांसपेरेंसी और गारंटी की एक तरीके से बात कर रहा हूँ कि हाँ, मैं ये दवाई खाऊँगा आयुर्वेदा की, तो गारंटी है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं सर, गारंटी कुछ भी नहीं होती, ना एलोपैथ में होती ना आयुर्वेदा में होती। गारंटी इज नथिंग। गारंटी जो दे रहा है आप सबसे ये तो आप बहुत बड़ा आप क्लेम कर रहे हैं कि गारंटी। मैंने आपकी रील्स में भी देखा है कि आप गारंटी के लिए नहीं बोलते हैं कि आप ठीक ही हो जाएंगे, तो आपको भरोसा नहीं है फिर, मैं ये कह सकता हूँ। नहीं नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, और आज आपका ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, जो व्यक्ति दवा की गारंटी दे रहा है तो समझ लेना वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो फेक है, वो आपको लूट रहा है। लेकिन एलोपैथी तो 100% गारंटी तक नहीं, चलता कभी है। जो एलोपैथ के अच्छे चिकित्सक होंगे हम्म। वो कहते हैं कि गारंटी कुछ नहीं होती, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी गारंटी देना मैजिक रेमेडीज के अंतर्गत एक तरह की आप समझ लीजिए बेईमानी है, फ्रॉड है कस्टमर के साथ, आप नहीं दे सकते। ये गलत है। मतलब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, गारंटी उस चीज की दी जा सकती है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि मेरा शरीर है, आपका शरीर है, आप खुद उसकी गारंटी नहीं रख पाए, आपने खुद उसको बीमार कर लिया, तो कैसे गारंटी हो सकती है? आप कोर्ट में जाएंगे, आप वकील साहब को फीस देंगे, आप उनसे गारंटी मांगते हैं क्या कि सर मैं केस जीत जाऊंगा? कोई देगा गारंटी? आप स्कूल में जाएंगे, वहां आप जाके कहेंगे कि जी मैं आपको फीस दे रहा हूं, मेरी गारंटी लो जी पास होने की, मेरी आईएएस ऑफिसर बनने की गारंटी दो। आप फेल हो जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे, आपको प्रिंसिपल साहब इंसल्ट भी करेंगे अपने चैम्बर में बुला के, और आपको फीस भी देनी पड़ेगी दोबारा से। और जो अच्छे कॉलेज या स्कूल होंगे वो आपको ये भी कह सकते हैं कि साहब आपके पेरेंट्स को बुला के कि इसका एडमिशन बच्चे का कहीं और करा दीजिए। तो गारंटी इज नथिंग। गारंटी केवल उस चीज की दी जा सकती है जिस चीज की कीमत हो। आपके शरीर की, मेरे शरीर की कोई भी कीमत नहीं है, वो अनमोल है। मैं खुद अपने शरीर की गारंटी नहीं रख पाया, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है वो आपके साथ। अच्छा चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जिस व्यक्ति ने गारंटी दे दी आप उसका क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे आप उसका? नहीं कर पाएंगे ना। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑपरेशन कराने जाते हैं, आपसे अंडरटेकिंग ले ली जाएगी, कोई हादसा हो गया तो वी वॉन्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और आप उस चीज पे साइन करेंगे। करेक्ट। तो कुछ ना समझ पेशेंट हो सकता है, उनको हमारा ये पॉडकास्ट सुनने के बाद बुरा लगे, मेरा ये स्टेटमेंट सुनने के बाद बुरा लगे। आप कैसे कह सकते हो गारंटी? गारंटी तो हो ही नहीं सकती शरीर की। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। किसी भी दवा का जो सक्सेस रेशियो है वो 60 से 70% यदि है तो वो बेस्ट दवा मानी जाती है। ओके। किसी डॉक्टर के सारे पेशेंट्स आज तक ठीक नहीं हुए, किसी हॉस्पिटल से सारे पेशेंट्स ठीक होके बाहर नहीं निकले, किसी वकील के आज तक सारे क्लाइंट केस नहीं जीते, किसी स्कूल में जाकर सारे बच्चे पास नहीं हुए, तो किसी डॉक्टर के पास आप आके कैसे कह सकते हैं कि जी दवा की गारंटी दे दीजिए? तो इस बात का सबसे सटीक जवाब यही है कि यदि किसी दवा पर आपको ऐसा लिखा मिले कि 100% इतने दिनों में ठीक, तो उस दवा को बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन चल रहा है इसका उल्टा, व्यक्ति उसको अच्छा समझता है, और जो डॉक्टर या जो दवा क्लेम ऐसा कर रही है कि आपकी ये दिक्कत ठीक हो सकती है, जो अच्छी फार्मेसीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वो इसी वजह से लिखती है सहायक औषधि, या वो इसी वजह से लिखती हैं कि 1 चम्मच सुबह ले लीजिए, 1 चम्मच शाम ले लीजिए, और एज पर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर, चिकित्सक की सलाह अनुसार लें, क्योंकि वो डॉक्टर आपकी प्रकृति को अच्छी तरह से जानता है कि आपको 1 चम्मच प्रतिदिन देना है, 2 चम्मच देने हैं, 3 चम्मच देना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है। ठीक है। तो निशान जी, मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया था, मैं वापस उस पर आ जाता हूँ कि क्या कोई भी दवा प्रोडक्ट आयुर्वेदा का जब हम खरीदते हैं तो उस पर क्या ऐसा देखकर खरीदें कि एक्यूरेसी हमको पता लग जाए कि ये जेन्युइन दवा है? नहीं, वो तो आपको अपनी विवेक से डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी फार्मेसीज हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर भी है, सब चीजें हैं, लेकिन हाँ उनका आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी दवा किसी ने बनाई, उस दवा को बनाकर वो घर में तो बैठ नहीं जाएगा, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो वो प्रचार प्रसार के समय ही जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए कि मुझे इस दवा को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि डॉक्टर ने आपको वो दवा प्रेस्क्राइब की है, तो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है तो फिर तो मोर देन 95% चांसेस हैं कि उसको खाने में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। अब आप उसमें बहुत ज्यादा छिद्रान्वेषण करेंगे,
आप गूगल पे जाएंगे, मैं ये देख लूं, मैं वो कर लूं, ये सॉल्ट बढ़िया, वो सॉल्ट बढ़िया, तो आप कंफ्यूज ही आ जाएंगे। सीधी सीधी बात है, आम भाषा में, देसी भाषा में जो बोला जाता है। राइट। तो डॉक्टर ने आपको लिखी है तो वो 99.9% लेवल पे बढ़िया ही होगी, उसमें किसी तरह की कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी कोई ऐसा मार्क नहीं होता दवा पे, क्योंकि वो ब्रीच की जाती है चीजें। जो इस तरह के काम करने वाले लोग होते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो, सॉरी टू से, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ज्यादा शैतान बच्चा या जो ज्यादा शैतान लड़की होती है, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो सोसाइटी के सामने अपने आप को ज्यादा अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। तो बस उसी तरह से आप औषधियों में समझ लीजिए कि जो ज्यादा मेकअप की हुई पुरुष या महिला होते हैं, तो उसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है। फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको उस इशारे को समझना पड़ेगा। राइट। तो ऐसा कोई भी मार्क नहीं होता किसी भी वस्तु पे या चीज पे कि आप उसको देख के समझ ले कि हाँ अगर ये मार्क है तो ये बढ़िया है ही है। तो ये तो आपको अपने विवेक से डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, सो एलोपैथी जो है मर्ज को दवा देती है और जो आयुर्वेदा है वो जड़ से काटती है। ये जुमला बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पुराना जुमला है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर निशांत गुप्ता आज कैमरे पे कोई प्रमाण देकर जाए, कोई ऐसी स्टडी हो या कोई केस ऐसा रहा हो, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। मैं इसमें बात करूंगा कोरोना को लेके। ओके। कोरोना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो सब लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। एलोपैथ में बहुत सारे लोगों ने ट्रीटमेंट कराया कोरोना काल में एलोपैथ का। भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा, मतलब इतना बढ़िया सहयोग रहा। सहयोग क्या, मतलब उनको तो अपनी आवाम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना था कि जो उनसे बन पड़ा उन्होंने वो किया, बेस्ट टू बेस्ट किया। उस समय में जिन लोगों ने ट्रीटमेंट कराया एलोपैथ का, ईश्वर कृपा से वो ठीक हो गए, वो बच गए। उन्होंने कोई भी दवा ली, कोई भी इंजेक्शन लगवाया, हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद टीकाकरण हुआ, एलोपैथ में हुआ, आयुर्वेद का तो वो इंजेक्शन था नहीं। मैं आप ही से प्रश्न करता हूं, क्या वो रोग ठीक हो गया या वो रोग दब गया? मेरे हिसाब से ठीक हो गया। नहीं, अगर वो ठीक हो गया होता तो आज जो आपको सुनने को मिल रहा है, एक नई स्टडी आई है कि हार्ट डिजीज के केसेस, कार्डियक अरेस्ट के केसेस उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। आपने भी देखा होगा टीवी पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी स्टडीज आई है, प्रचारित हो रही है। अलग अलग कंट्रीज ने वो स्टडीज पब्लिश की हैं। तो क्या वो बीमारी ठीक हो गई है, दबी है? वो दबी तो गई थी, ठीक कहाँ हुई है? और मैं बात आता हूं कि आयुष काढ़े पे जिस समय जिन लोगों ने लिया, आहार विहार का, आयुर्वेद में जो लोग ये कहते हैं नई बीमारी है, नहीं, नई बीमारी नहीं है। आयुर्वेद में भूता भीषण ज्वर के नाम से शास्त्रों में लिखी हुई है। मैं इस सब्जेक्ट को बहुत बड़ा खींचना नहीं चाहूंगा, इस टॉपिक को बहुत बड़ा खींचना नहीं चाहूंगा। भूता भीषण ज्वर के अंतर्गत शास्त्रों में इस कोरोना ज्वर का व्याख्यान है। और आयुष विभाग ने उस समय में बहुत कोशिश करके ये प्रचार प्रसार किया कि आप आयुष क्वाथ लीजिए, आयुष काढ़ा लीजिए। हर कंपनी ने इसको लाया। और जिन लोगों ने अति कर दी उनका तो कहना ही क्या, जिन लोगों ने पानी में दिन में 8-8, 10-10 बार हल्दी को घोल के पिया, अब उनका लीवर तो बैठेगा। लेकिन दक्ष आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में जिन लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया, उन लोगों को आज कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को कोविड हुआ था, कोविड पॉजिटिव हुए थे, उन लोग, या चिकनगुनिया की आप बात कर लीजिए, चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट आप एलोपैथ से कराते हैं। 5-5 साल बाद, 10-10 साल बाद लोगों को जोड़ों के दर्द आज तक बैठे हुए हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, तो वो दबाता कहाँ है? आयुर्वेद उसको ठीक कर देता है। ठीक कैसे कर देता है मैं आपको बता देता हूं, उसकी होम रेमेडी बता देता हूं। पिन्नी, गोंद, बर्फी, जिसकी जन्माष्टमी पे जो जिसकी गोंद की बर्फी बनाई जाती है, आप उसकी बर्फी बना के खा लीजिए, बशर्ते उसमें धनिया हो और उसमें सोयाबीन वाला सोया नहीं, जीरे की तरह एक सोया बाजार में आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा, उसकी आप पंजीरी बना लीजिए। चिकनगुनिया का कैसा भी दर्द हो, कितने भी सालों से शरीर में रुका हुआ हो, वो ठीक हो जाएगा। और मैं आपको एक कमाल की बात और बता दूं कि जो ये पंजीरी शब्द है, ये सही में पंजीरी शब्द नहीं है। ये सही शब्द है पंचजीरी। इसमें 5 प्रकार की जीरी होती है। इसमें जीरा होता है, सोया होता है, धनिया होता है, 2 प्रकार की जीरी, अजवाइन होता है। तो इस तरह से 5 प्रकार की इसमें जीरी होती है, इसलिए इसका सही शब्द है पंचजीरी। इसका अपभ्रंश हो गया पंजीरी। इसी वजह से इसको जन्माष्टमी पे बनाया जाता है कि उसमें वात हमारे शरीर में
अधिक प्रवृत्त हो जाता है। और उसी टाइम में मौसम जो है हमारे चेंजेस होते हैं। इस वजह से जोड़ों के दर्द उसी दिन वहीं की वहीं आपके नष्ट हो जाए, इसीलिए पंचजीरी खाने का चलन हुआ था। वो पंजीरी बन गया, लेकिन लोगों ने उसमें बहुत सारी तरह की चीजें घुसा दी है जो चीजें उसमें डलनी चाहिए। अजवाइन वगैरह तो अब कोई डालता नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाए अब वहां पे आपको वही पंचजीरी खाने को मिलेगी जो कायदे में शास्त्रों में लिखी हुई है। लेकिन लोग बाग आजकल लोग खाते नहीं कि यार अजवाइन उसमें डली हुई है, उसमें तो मजा नहीं आता खाने में। मुझे भी नहीं आता है एक्चुअली। इसी वजह से तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है तो करता है, लेकिन वो खत्म कैसे करता है। खत्म वो वाला नुस्खा नहीं करेगा जो आपको बाजार में 10 रुपए की किताब में पढ़ने को, जो बसों में 10 रुपए की 3 किताब बिकती है, जिसमें शुरू में लिखा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं है, भारत का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी पिक्चर हॉल नहीं है। और फिर उसमें आखिरी के 2 पन्नों में एक में लिखा रहता है कि यदि आपके गैस के चूल्हों पे कालस ज्यादा जम गया तो उसको कैसे साफ करें। और आखिरी वाले पन्ने पे पाते हैं कि अपने पेट के दर्द को कैसे ठीक करें, पुराने बुखार को कैसे ठीक करें। वो वाली रेमेडी से ठीक नहीं होगा, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद वही है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। आयुर्वेद वही है जो एक चिकित्सक आपको बताएगा। आयुर्वेद वही है जो एक चिकित्सक श्लोकों के आधार पे, फॉर्मूला के आधार पे आपको ये कह रहा है कि शुरुआती स्तर की दिक्कतों में यदि 3 दिन तक आपका बुखार टिक रहा है तो ये वाली दवा ले लीजिए। उसके बाद यदि आपको दिक्कत रह गई है तो फिर आप डॉक्टर के पास चले जाइए, जैसे हम बताते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसीलिए लोग हमें लिख देते हैं कि जी आयुर्वेद में तो हर चीज का इलाज है, आप कह रहे हो जी ये आयुर्वेद से ठीक नहीं होगा, या इसमें तो आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, इसमें तो आपको आगे दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको तो फीस का लालच है। आयुर्वेदा के दवाइयों की बात चल रही है। आयुर्वेदा की दवाई लेने के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये एक मिथ है या इसके कुछ फैक्ट्स हैं? नहीं, ये एक मिथ है। आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट होते हैं। एवरीथिंग अंडर द सन हैज इट्स ऑन साइड इफेक्ट। ये बहुत पुरानी एक इडियम कह लीजिए, कहावत कह लीजिए, अंग्रेजी की है। सपोज आपने उड़द की दाल खाई तो किसी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द हो जाता है ना, तो वो साइड इफेक्ट हो गया ना। जैसे कि आजकल चल रहा है पानी कितना भी पीजिए आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद में इसको कहा जाता है अत्याम्बु। अंबु मीन्स पानी, अत्या मीन्स अति हो जाना, यानी आप ज्यादा पानी पिएंगे तो उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। मैंने इस पे एक रील भी बनाई थी कि आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है अष्ट प्रसृति। एक प्रसृति में लगभग होता है 50 ml। तो यानी 350 ग्राम से लेके 400 ग्राम, यानी अधिकतम 350 ml से लेके 400 ml तक पानी पिया जा सकता है सुबह को उठकर। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिस समय सूरज उग रहा हो, सूरज पूरी तरह से ना उगा हो, वो व्यक्ति पानी पी सकता है। जो व्यक्ति सुबह को 9 बजे सो के उठ रहा है, 10 बजे सो के उठ रहा है, 11 बजे सो के उठ रहा है, उसको कोई फायदा नहीं करेगा। वो चाहे 1 गिलास पानी पी ले, चाहे वो 1 जग भर के पानी पी ले, उसको नुकसान करेगा, उसको साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। आप एलोवेरा का सिद्धांत है कि एलोवेरा आपको कैसे खाना है। बीच का जो पीले वाले धागा सा उसमें बारीक सा निकलता है, वो आपको निकाल देना है, वो प्योरीफाई हो गया। उसका सिद्धांत है कैसे आपको खाना है। जूस आप पी रहे हैं तो जूस को आपको कैसे पीना है, कितने बजे तक पीना है। मूली यदि आप खा रहे हैं तो सुबह के समय यदि आप उसका सेवन करने हैं, वो स्वर्ण की तरह आपको लाभ देगी। दोपहर की समय आपको खा रहे हैं तो वो आपको तांबे की तरह लाभ देगी। इसी तरह से दही का सेवन यदि आप कर रहे हैं तो उसमें शक्कर यानी गुड़ वाली शक्कर या तो आप डालिए, या मूंग की दाल का पानी डालिए, या फिर आप उसमें हिंगवष्टक चूर्ण आदि डालिए। उसको आपको किसी भी तरीके से नहीं खाना। दही की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति गर्म होती है, ठंडी प्रकृति नहीं होती। लोग बाग इसका बिल्कुल उल्टा समझते हैं। तो साइड इफेक्ट क्यों नहीं होंगे? आप उस तरीके से, जो लोग कहते हैं मैंने तो बिल्कुल आयुर्वेदा के अनुसार चलता हूं, भैया आपने उस आयुर्वेदा, वो आयुर्वेदा का अनुसार, वो आयुर्वेदा की परिभाषा कहाँ है, आपने कहाँ पढ़ी? वो आयुर्वेदा उसको समझता है जो बस में 10 रुपए वाली किताब बिकती है। अब आपने शास्त्रों के अनुसार तो पढ़ा नहीं है, आपने किसी अच्छे चिकित्सक को तो फॉलो किया नहीं। तो इसी तरह से ये बात मैं सभी आवाम को प्रसारित करना चाहता हूँ। जैसे खजूर है, खजूर दूध में पका के पी जाती है, आपने देखा होगा। दूध में लोग सर्दियों में डालते हैं। खजूर की जो प्रकृति होती है वो ठंडी प्रकृति होती है, गर्म प्रकृति का नहीं होता। लेकिन लोग इसको उल्टा समझते हैं कि सर्दियों में खाएंगे तो हमारी जो है, हमें जो है गर्मियां आ जाएगी बॉडी के अंदर। करेक्ट है ना, मैं भी खाता हूँ। इसीलिए खाते हैं ना। राइट। अब इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी है।
Okay. कि वो आपके कफ को तो कम करती है, बट वो एक मात्रा होती है। केवल आपको 2 खजूर खानी है, वो प्रतिदिन खानी है। सोने जाने से कम 3 घंटा पहले खानी है। जब आप सोने जाए उससे कम से कम 3 घंटे पहले खानी है, तो आपको वो लाभ करेगी। आपने 4, 6, 8, 10, 12, 15 खजूर खा ली और जिस समय आप बिस्तर पे जा रहे हैं दूध में पका के पी ली तो नुकसान करेगी। इसीलिए व्यक्ति कहता है आयुर्वेद तो मैंने बहुत कर लिया, आयुर्वेद में मजा नहीं आया, आयुर्वेद से तो ये हो गया वो हो गया। भैया नुकसान होगा ही। आयुर्वेद में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है ऐसा करना है आपको। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी बीमारी हो गई, मान लीजिए बुखार हो गया, तो वो होम रेमेडीज भी कर रहे हैं अपनी आयुर्वेदा के माध्यम से, उससे समझ के, और एलोपैथी की दवाई भी ले रहे हैं। क्या एक नाव में एक व्यक्ति का 2 नाव में पैर रखना ठीक है? दोनों इलाजों को एक साथ चलाया जा सकता है? ये वाली बात, ये वाली कहावत इस वाले विषय पे सटीक नहीं बैठती। ओके। बहुत सारे एलोपैथ के डॉक्टर्स ऐसे हैं, फिर से वही बात आ जाएगी कि वो एलोपैथ की दवा उन्होंने लिख दी और उन्होंने कहा कि आपको, सपोज आईबीएस का पेशेंट है जिसको आयुर्वेदा में बोला जाता है संग्रहणी, कि आपको दूध नहीं पीना। आयुर्वेदा भी यही कहता है कि आपको दूध नहीं पीना। तो एलोपैथ वाले डॉक्टर ने भी एक तरह से आयुर्वेदा तो अपना लिया ना, वो भी तो आयुर्वेदा का पार्ट है, राइट। या उन्होंने कहा कि किसी को खांसी नजला जुकाम ज्यादा है तो आप भून के थोड़ी सी हल्दी लेना शुरू कर दें इसके साथ, तो वो आयुर्वेदा का पार्ट है, वो आयुर्वेदा से तो चीजें आई हैं। अब बात आती है कि आप आयुर्वेदा की दवा भी खा रहे हैं और एलोपैथ की दवा भी खा रहे हैं। ऐसा तो एलोपैथ में भी बहुत सारी बार होता है कि बात में यदि करूं लीफ 52 की, वो आयुर्वेदा की दवा है। आप एलोपैथ वाले के पास जाएं, उन्होंने आपको एक अंग्रेजी दवा दे दी एलोपैथ की, साथ में उन्होंने आपको लीफ 52 या लीफ 52 सिरप लिख दिया, तो दोनों दवाई तो होंगी, दोनों पैथी की तो दवा होगी। तो आजकल के समय में ऐसी दवाओं के नाम जानबूझकर रखे जाते हैं फार्मेसीज के द्वारा जो सुनने में एलोपैथ जैसे लगे, लेकिन वो होती है आयुर्वेद की दवाएं। और आपको बड़ा अचंभा होगा जान के कि एलोपैथ की 90% जो गुर्दे की पथरी निकालने वाली दवाएं होती हैं वो आयुर्वेदिक होती है। बट उनपे नाम इस तरह के लिखे होते हैं, वो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बट उनपे नाम इस तरह के लिखे होते हैं कि वो लिखने में सुनने में एलोपैथ जैसे लगते हैं। आज निशांत जी बहुत सेफ खेल रहे हैं। खैर, ये तो आपने क्लियर कर दिया। भस्म की बात कर लेते हैं। भस्म को हैवी मेल्ट कहा जाता है, तो क्या ये जब हम खाते हैं तो इसको स्लो पॉइजन नहीं कह सकते? हाँ, कह सकते हैं उस केस में। यदि आपने कहीं से सुन के, कहीं से पढ़ के खुद कोई भी भस्म खानी शुरू कर दी, आपको मात्रा पता नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि वो प्रॉपर तरीके से शुद्ध है कि नहीं है, उस तरीके से वो बनी है कि या नहीं बनी है, तो आपको इस तरह की औषधियां एक डॉक्टर की देखरेख में, चिकित्सक की देखरेख में, जो अनुभवी चिकित्सक हो उसकी देखरेख में ही लेना चाहिए। जिन औषधियों के बाद में रस लगा होता है, रस मतलब उसमें गंधक और पारे की मात्रा होती है, तो इसलिए उन औषधियों में रस लगाया जाता है। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, आम जनता को ये बात समझ नहीं आएगी। तो इस तरह की औषधियां, खासकर कुछ औषधियों को छोड़ के, 1-2 औषधियां ऐसी हैं, बाकी औषधियां आपको चिकित्सक की देखरेख में ही लेनी चाहिए। और यदि आपने अपने विवेक से वो दवाई ले ली, कहीं से सुनकर, कहीं से पढ़कर, तो आपको नुकसान हो सकता है। ओके। सो जब एलोपैथी की बात होती है तो वो लैब टेस्टेड टेस्ट जो होते हैं उन पर चलती है। आयुर्वेदा की जब बात होती है तो वो नाड़ी, कफ, बात, पित्त, इन सारी चीज़ों पे चलती है। ऐसे मरीजों को आप कैसे भरोसा दिलाते हैं नाड़ी देखकर? नहीं, हम तो नहीं दिलाते, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं तो हमेशा कहता हूं, आपने कई बार देखा होगा, आपसे इस पॉड से पहले मेरी बात भी हो रही थी कि आप कभी कभी स्टेथो का यूज करते दिखते हैं। आपकी टेबल पे स्टेथो रखा होता है, आप स्टेथो का क्या करते हैं? मैं इसको और बड़ी सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। हाँ, प्लीज। आप आयुर्वेद वाले डॉक्टर के पास गए, यदि आपको उस डॉक्टर को आपकी हार्ट बीट को सुनना होगा तो वो कैसे सुनेगा? स्टेथो से सुनेगा ना। करेक्ट। आपका बीपी यदि चेक करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक बीपी मीटर नहीं है तो वो स्टेथो का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। राइट। तो उसी तरह से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को भी स्टेथोस्कोप को यूज करना सिखाया जाता है, बताया जाता है। वो बात यह है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह का ढाल लिया, यदि वो अपने आप को किस तरह से, आजकल छद्म चिकित्सक भी बहुत हो गए हैं, वो अपने आप को, नाड़ी आपको देखनी आती हो ना देखनी आती हो, लेकिन आप नाड़ी जरूर पकड़ लोगे पेशेंट की, ताकि उस पे इंप्रेशन ये जाए कि वैद्य जी को तो नाड़ी देखनी आती है। अरे भैया, वो आज के समय की डिमांड तो है। आयुर्वेद यानी अष्टविधि विज्ञान के अंतर्गत तो वो आता है आयुर्वेद के अनुसार। नाड़ी उसकी देखनी, जीवा उसकी देखनी,
आंखें उसकी देखनी, उससे बात करना, उससे पूछना, उसकी केस हिस्ट्री लेनी, ये अष्टविधि विज्ञान के अंतर्गत तो आता है। लेकिन आज के समय में जब विज्ञान इतना ज्यादा समृद्ध हो गया है कि आपके पास लैब टेस्ट के आधार पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है, तो आप लैब टेस्ट क्यों नहीं कराते? आपकी विद्वान महानता इसमें नहीं दिखेगी कि आपने नाड़ी देख के और कच्चे पक्के ज्ञान के आधार पे उसकी चिकित्सा कर दी। आपकी महानता इसी बात में दिखेगी। आपको दक्ष तभी कहा जाएगा जब आपके पास पेशेंट आया और आपने नाड़ी देखनी है, आपको बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने लैब टेस्ट करा के ये फाइनल कर लिया कि इसको बीमारी कैसी है। अगली बार जब वो आया फिर से उसका लैब टेस्ट कराया, भैया लास्ट टाइम आपको मैंने ये दवा दी थी, इस बार ये दवा दी थी, तो आपकी बीमारी इतनी कम हो गई। सपोज किसी किडनी वाले पेशेंट कोई है, उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, आप नाड़ी से देख के कैसे पहचान लोगे भैया क्रेटिनिन उसका 2.3 है या 4.5 है? अगली बार आप कैसे पहचान लोगे? तो आपको उसका क्रेटिनिन, यूरिया, BUN वगैरह देखने के लिए जांचें तो करानी पड़ेगी ना। राइट। तो वो शुरुआती स्तर की दिक्कतों में, हल्की फुल्की दिक्कतों में, या किसी को फैटी लीवर है, आपने हाथ देख के चेक कर लिया, या इस तरह की मॉइस्चर इसकी स्किन पर कितना है, पसीना इसको कितना आता है, उस आधार पे आपने चीजों को देख लिया, तो वो अच्छी है। या कोई ऐसा समय है कि आप कहीं ऐसी जगह है कि आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, इमरजेंट कोई आपको चिकित्सा देनी है किसी पेशेंट को, आपने देख लिया कि वात ज्यादा चल रही है, पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है, तो उस आधार पे आपने चिकित्सा कर दी। तो लेकिन सहारा लेना ही लेना चाहिए। यहाँ हम लोग बहुत पीछे हैं। पीछे का मतलब ये है कि हम पेशेंट को फॉल्स इंप्रेशन में रखना चाहते हैं, और कई बार पेशेंट भी फॉल्स इंप्रेशन में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रहना चाहता है कि इन्होंने नाड़ी तो देखी नहीं है। राइट। इन्होंने नाड़ी तो देखी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को बहुत सारे केसेस में पता रहता है कि इसको क्या बीमारी है। वो सिर्फ देखने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए आपकी नाड़ी पकड़ लेता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, किसी पेशेंट का डॉक्टर ने टेस्ट करा लिया और रिपोर्ट आ गई नॉर्मल, तो पेशेंट कहता है जी डॉक्टर साहब इसमें तो कुछ आया ही नहीं है। तो मतलब क्या आप ये चाहते थे कि आपकी रिपोर्ट में कुछ आए? वो पैसे वसूल तभी होते आपके जब आपकी रिपोर्ट खराब हो जाती। राइट। तो पेशेंट की मनोस्थिति भी ऐसी रहती है कि डॉक्टर ने मेरा टेस्ट फालतू में करा लिया, मेरे टेस्ट में तो कुछ आया नहीं है। क्या अच्छा तब होता आपके टेस्ट खराब आता? तो ये बात पेशेंट को भी समझनी पड़ेगी। सो आपका एक दूसरा नाम भी है, आंवला मैन ऑफ इंडिया। सो उसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आगे के सवाल तभी पूछूंगा, पहले मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा क्यों, ये नाम क्यों पड़ा? हर पॉडकास्टर की क्यूरियोसिटी रहती है कि ये नाम आपका कैसे पड़ गया। आंवला को शास्त्रों में अमृत फल कहा जाता है। राइट। और मेरे एंसिस्ट्रल बिजनेस जो है वो जड़ी बूटियों का हुआ करता था। ओके। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, वहां से आके मैं उस जड़ी बूटी वाली दुकान पे बैठ के मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। छोटी सी जगह मुझे मिली थी, वहां से मैंने शुरू की थी। तो वहां पे मैं आंवले को बिकता हुआ, आंवले को अलग अलग फॉर्म में बिकता हुआ देखा करता था, पाउडर में, रॉ फॉर्म में, साबुत, ये वो सब चीजें। तो मुझे लगा कि क्यों ना आंवले पे काम किया जाए। जिस समय मैं पढ़ता था उस समय भी आंवले को अमृत फल कहा जाता था, तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि आंवले को अमृत फल क्यों कहा जाता है। तो मैंने उसको जाना, उसको देखा, उसके बारे में पढ़ा और पढ़ता गया, रिसर्च की। तो पढ़ते पढ़ते करते करते शास्त्रों में एक शब्द निकल के आया, राग खांडव। राग खांडव हर उस मिठाई को कहा जाता है जो स्पेशल ओकेजन पे राजा महाराजा उस समय खाते थे। एक राग खांडव निकल के आया, वो आंवले से बनता था, आंवले की मिठाई, मैं आम भाषा में कहूं। वो आंवले की मिठाई आज के रूप में लोग जो जानते हैं वो आंवले के मुरब्बे को जानते हैं। अब मुझे लगा कि यार बाजार में सेब का मुरब्बा भी बिकता है, बाजार में बेल का मुरब्बा भी बिकता है, तो सेब का मुरब्बा बिकने की जरूरत है क्या? क्योंकि सेब तो 12 महीने बाजार में आता है। तो हकीकत यही है कि मुरब्बा इंग्लिश में अगर आप उसका नाम देखेंगे तो उसको बोला जाता है प्रिजर्व फ्रूट। आपको ऐसे समय पे यदि आंवला खाने की जरूरत है जिस समय आंवला ना आ रहा हो, तो उस समय आप आंवला खा लीजिए। बट आंवले का मुरब्बा सबसे ज्यादा इस वजह से खाया जाता है कि आंवले को खट्टा खाना बड़ा मुश्किल है, कच्चा खाना बड़ा मुश्किल है। 12 महीने वो आता नहीं है, जल्दी वो खराब हो जाता है। अचार वगैरह में आप डाल के रखेंगे, व्यक्ति अचार कितना खाएगा? तो आंवले का मुरब्बा खाने में टेस्टी लगता है क्योंकि वो मीठा बनता है। अब आंवले को जो बनाया जाता था वो चूने पानी से निथार के बनाया जाता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना उसी शास्त्रों की विधि से इस राग खांडव को क्रिएट किया जाए जैसे कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है।
तो हमने उस राग खांडव को रिक्रिएट किया और मैंने उसका नाम दिया सुवासित आंवला, यानी ये सुवासित करके बनाया है। उसको उसी तरह से चूना पानी से निथारा, उसी तरीके से उसी जितने पानी में उबलना चाहिए, जितनी देर बाद उसको पानी में से निकाल दिया जाना चाहिए, चूने पानी में जैसे वो निथारा जाना चाहिए वैसे उसको बनाया। उस पर भुने हुए तिल को लगाया, उसमें गुलाब जल डाला, केवड़ा डाला, उसमें चंदन का अर्क वगैरह डाला और हमने उसको प्रेजेंट कर दिया। सौंफ आदि उस पर लगाई, प्रवाल पिष्टी लगाई और हमने उसको बना दिया सुवासित आंवला। वो इतना ज्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ जब हमने उसको निकाला था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था, तो वो हमें लगा 1100-1200 रुपए का 1 केजी कौन लेगा। हम तो अब तो खैर कभी कभी स्कीम्स उस पर चलती रहती है, प्रोडक्शन ईश्वर कृपा से हमारी इतनी बढ़ गई है, कॉस्ट हमने अपनी मिनिमाइज कर दी, मार्जिन हमने अपने मिनिमाइज कर दिए, तो कभी कभी हम 1 केजी के साथ 1 केजी फ्री दे देते हैं। तो हमें वो इतना ज्यादा प्रचारित हुआ, इतना ज्यादा प्रचारित हुआ, इतना ज्यादा प्रचारित हुआ कि ये इस सुआंवला को, सुवासित आंवला को भारत सरकार में बैठे हुए कुछ मिनिस्टर्स ने, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने, आपस में सबकी बातचीत होती है, दोस्ती होती है, मित्रता होती है, खाया। तो उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन में मुझे आमंत्रित किया और वहां मुझे इसका अवार्ड दिया आंवला मैन ऑफ इंडिया, जिसका टाइटल था भारत सरकार द्वारा। वो लोगों के बीच में प्रसारित हुई बात, वो लोगों की जुबान पर चढ़ गया आंवला मैन ऑफ इंडिया। तो आंवला मैन ऑफ इंडिया के पीछे की कहानी मोटे तौर पर यही है। हालांकि मैं आंवले से और बहुत सारे उत्पाद बनाता हूं, जिसमें कि वाकई च्यवनप्राश हमारा एक प्रोडक्ट है। वाकई च्यवनप्राश हमने उसको नाम इस वजह से दिया है कि वो वाकई में शास्त्रों की पद्धति से बनता है, इस वजह से उसका नाम वाकई च्यवनप्राश है। इसके पीछे की कहानी है। आंवला की जैसे आपने बात की, रिसर्च करके प्रोडक्ट्स बनाए और अभी भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और आपको अवार्ड भी मिला, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। आगे भी आपको ऐसे ही अवार्ड्स मिलते रहे। और लेकिन एक बात है कि आंवला, कई बार ऐसा होता है कि आंवले की रेमेडीज़ हम देखते हैं और उसको होम रेमेडीज़ को हम अपनाना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है आंवला जो है अमृत फल जैसे आपने बताया, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब एक अमृत है तो वो कैसे हमारे लिए जहर बन सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। समुद्र मंथन में अमृत निकला था, ये बात सबको पता है। करेक्ट। जो कह सकते हैं आपके कि जिनको भगवान कहा जाता है, भगवान धन्वंतरी मतलब ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ, बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई बताने की। जो देवता थे उस समय में, उनके हाथ लगा था अमृत, और जो असुर थे उनके हाथ लगा था विष। तो शास्त्रों को यदि आप पढ़ेंगे तो वो अमृत और विष है क्या? वो अमृत केवल पानी था। उन्होंने पानी को तरीके से परिष्कृत करके उसको हंशुदक बना दिया, यानी उसको रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा, तो वो हंशुदक उसको कहा जाता है शास्त्रों में, हंशुदक। वो पानी पीने में इतने ज्यादा लाभ देता है कि कई प्रकार की खांसी, कई प्रकार के ज्वर में वो लाभ देता है, इसलिए वो हंशुदक यानी अमृत हुआ, वो अमृत कहा जाता है। और इसके कई तरीके हैं पानी को पीने के। जैसे पानी को आपने गर्म कर लिया, यदि आपको श्रत शीत करके पी रहे हैं, यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन से उडेल कर ठंडा करके पी रहे हैं, तो उसमें वात आ जाता है, वो आपको बीमार कर सकता है। वो पिया असुरों ने, तो उनके लिए बन गया वो विष। तो वो पानी एक ही था। देवताओं ने उसको, जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो उसका तरीका था वो उन्होंने उसको आजाद कर लिया, तो वो उनके लिए अमृत बन गया। जो असुर थे उनको उसका यूज नहीं करना आता था, तो वो उनके लिए विष बन गया। जैसे कि दूध अमृत है, जीवनीय है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन यदि एक अच्छा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति उसको पिएगा तो वो उसके लिए अमृत है, लेकिन संग्रहणी वाला पेशेंट यदि पी लेगा तो उसके लिए वो विष बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको आंवले के बारे में बात समझनी पड़ेगी। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो कितनी मात्रा में आंवला का कंज्यूम करना चाहिए आंवला? देखिए, कच्चा आंवला यदि आप कंज्यूम कर रहे हैं तो अधिकतम आप उसके 2 पीसेज ही लें। 40 से 50 ग्राम का जो आंवला होता है उसको आप जूस के रूप में लें, वो आपको लाभकारी रहेगा। आप उसमें अन्य कोई सब्जी वगैरह, गाजर वगैरह मिलाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कितनी मात्रा में लें? मोटे तौर पे इसका जवाब है, अगर पाउडर आप लेते हैं तो 1 चम्मच दिन का। हाँ, पूरे दिन में। ओके।
आज का जैसे मॉडर्न ज़माना है और ड्रिंक्स का बड़ा चलन हो गया है कि सुबह खाली पेट नींबू वाला ड्रिंक पियो, ये वाला काढ़ा बना के पी लो, लौंग इलायची का पानी पी लीजिए, तो इससे ये हो जाएगा। और सुबह में बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि सुबह उठते ही वो एक ड्रिंक ले रहे हैं, दोपहर में ले रहे हैं, शाम को ले रहे हैं, रात को सो रहे हैं तब ले रहे हैं। तो दिन में कई सारी ड्रिंक्स हैं जिनमें काढ़े टाइप की वो बना लेते हैं। ये कितना सही है या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं? बिल्कुल साइड इफेक्ट आएंगे, बिल्कुल गलत है। आप क्यों ले रहे हो? हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं, सर वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अगर ये लौंग इलायची हल्दी वाला काढ़ा पी लूँ तो हमें दिक्कत तो नहीं है। हम उनका जवाब ही नहीं देते। लोग कहते हैं कि सर हमने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था। आज ये इस बात का जवाब है कि हम जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि एक हमने जवाब दे दिया सर आपको नुकसान करेगा, तो अगला प्रश्न आएगा सर क्यों नुकसान करेगा, फिर उसका जवाब दो। पता लगा जो हमारा पेशेंट है जिसको हमें वाकई में जवाब देना चाहिए, जिन्होंने फीस पे करके हमसे एक एक्सपेक्टेशन ये लगाई है कि मेरा अच्छा ट्रीटमेंट होगा, वो छूट जाएगा, उसको टाइम पे जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ मैंने इस बात का भी जवाब दे दिया कि उन लोगों को इस बात का जवाब इसलिए नहीं मिलता कि भैया आप कर क्यों रहे हो ये वाला काम अगर आपको करना नहीं है। ये कोई भ्रमण करने जाने घूमने जाने की चीज थोड़ी ना है कि हम चलो यार बोर हो गए वहां घूमाए तो हमारा मन बदल जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? तो अगर आपको जरूरत नहीं है किसी विशेष कारण से, और ये डिटॉक्स करना, ये करना, वो करना जैसी चीज कुछ भी नहीं होता। बॉडी में कहीं भी कोई भी ऐसा बटन नहीं है कि आपने कुछ चीज पी वो बटन जाके दब जाएगा, बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी, धक 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 करके वो मल या मूत्र में आपके सामान बाहर आ जाएगा, वो जो गंदगी आपकी पड़ी और बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है। चलिए मैं आज एक बहुत अच्छे एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं पानी को पीना चाहिए, पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है। पानी यदि बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होता तो वाटर मतलब टॉक्सिसिटी या अत्याम्बु की वजह से, या ऐसे केस में जब आपकी किडनी कमजोर हो गई, आपका क्रेटिनिन यूरिया बढ़ना शुरू हो गया, तो आपका वो क्रेटिनिन यूरिया क्यों बढ़ा? जब आपका क्रेटिनिन यूरिया बढ़ गया, किडनी आपकी कमजोर हो गई, किडनी आपकी फेल हो गई, तो पानी बंद कर दिया जाता है, पानी को बिल्कुल लिमिट कर दिया जाता है। करेक्ट। तो इसी तरह से पानी उस समय विविष हो गया ना। ये आपके पिछले वाले क्वेश्चन का भी जवाब हो गया। पानी पहले आपके लिए अमृत था लेकिन इस समय में विष है। तो पानी यदि बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होता तो आपकी किडनी फिर कभी भी कमजोर ना होती। आपके ब्लड में सर्कुलेट होके पानी यदि बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होता तो आपने देखा होगा ना, लोगों के पाँव में सूजन आ जाती है, तो वो सूजन इसीलिए आती है। वैसोप्रेसिन करके एक हार्मोन होता है जो मेंटेन करता है ब्लड के अंदर पानी की मात्रा को, वो चेक करता है कितना जाना है कितना नहीं जाना है। जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो उस वजह से आपने देखा होगा कि रात को जो व्यक्ति सोते हैं सुबह को सो के उठते हैं तो पाँव में उनके सूजन आई हुई मिलती है, तो वो उसी वैसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से है। ओके, तो ये चीजें समझने वाली है। ओके। डॉक्टर निशांत गुप्ता जी का जब इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करता हूँ तो कई सारे पॉइंट्स पे, कई सारी रील्स में मेरे को विरोधाभास नज़र आता है, जैसे कि पिंक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट को लेकर है। हम जब भी गूगल पे जाते हैं या चीज़ों को सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे, या कभी भी पूछते हैं अपने आसपास कि भाई पिंक सॉल्ट ज़्यादा सेफ है नॉर्मल सॉल्ट से, लेकिन आप उसके भी साइड इफ़ेक्ट बता रहे हैं, उसके लिए भी कह रहे हैं कि भाई खाना है खा लो लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, इसका कोई बदलाव नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप किसी केमिस्ट्री के दक्ष व्यक्ति से जो केमिस्ट्री को बखूबी जानते हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, आप उनसे कहेंगे सर क्या पिंक सॉल्ट का और व्हाइट सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला अलग है? तो वो कहेंगे नहीं जी, दोनों का सोडियम क्लोराइड है। कैसे ये बात किसने तय की, कहाँ शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है पिंक सॉल्ट और व्हाइट सॉल्ट को लेके? व्हाइट सॉल्ट हुआ आपका समुद्री लवण, अगर मैं बात करूं शास्त्रों में उसको कहा जाता है समुद्री नमक, जो मोटा नमक होता है। और जो पिंक सॉल्ट होती है उसकी होती है चट्टान, वो चट्टानों से टूटता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको और क्लैरिफाई करूंगा। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लोग कहते हैं ना आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। मैं उनसे पूछता हूं भैया कौन से आयुर्वेद, कितना आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं आपने कि आप कहते हैं आयुर्वेद में तो कहीं भी नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सोडियम क्लोराइड ही है, लेकिन ज्यादा सेंधा नमक खाना या सेंधा नमक के डिपेंडेंट हो जाना आजकल लोगों का सर्वनाश कर रहा है। इसी वजह से लोगों को थायराइड की बीमारी बढ़ रही है,
इसी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। और मैं आपसे भी ये चाहता हूँ कि इसकी यदि आप कोई रील बनाएंगे तो उसको बखूबी लोगों के सामने इस वजह से रखना कि ताकि लोगों की आंखें खुल जाए, वो इस बात को सच मान ले। कोई भी, मैं तैयार हूं, कहीं भी चैलेंज दे रहा हूं इस बात का कि कहीं भी कोई भी मुझसे इस बात पे डिबेट कर ले, कोई ऐसी स्टडी मुझे दिखा दे कि हमने इतने लोगों को व्हाइट सॉल्ट खिलाया, इतने लोगों को हमने पिंक सॉल्ट खिलाया, जो पिंक सॉल्ट खाने वाले लोग थे उनकी हाइपरटेंशन कंट्रोल लेनी शुरू हो गई, थायराइड कंट्रोल लेना शुरू हो गया। क्योंकि जो पिंक सॉल्ट होता है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा तो उतनी होती है जितनी सफेद नमक में होती है, लेकिन जो उसमें खारापन होता है वो होता है कम। वो सब्जी में या सैलेड में डाला जाता है मात्रा में ज्यादा। करेक्ट। यदि आप व्हाइट सॉल्ट का आधा चम्मच यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करना पड़ता है आपको 1 चम्मच। तो जितना सोडियम क्लोराइड आपकी बॉडी में जाना चाहिए था उससे दुगना सोडियम क्लोराइड आपकी बॉडी में जा रहा है। तो आपकी बॉडी का जो सोडियम कैल्शियम पोटेशियम चैनल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो उसको रेगुलेट नहीं कर पाता। जैसे मीठा खाने पे आपकी जो पेनक्रियाज है वो गड़बड़ा जाती है, जो सेल्स हैं वो बीटा सेल्स गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए आपको शुगर बढ़ के रहने लगती है। तो इसी तरह से पिंक सॉल्ट यदि आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाना ही पड़ता है क्योंकि कम व्हाइट सॉल्ट जितना आपको डालेंगे तो खारापन नहीं आएगा, वो वाला स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए सॉल्ट की मात्रा ज्यादा लगती है, इसलिए वो दिक्कतें पैदा कर सकता है, इसलिए वो साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है। जो लोग कहते हैं कि जी हम तो 10-10 साल से खा रहे हैं, हमने तो बिल्कुल छोड़ा हुआ है, हमें तो आज तक कुछ ना हुआ। भैया क्यों ना हुआ? आप मेरे सामने तो ये बात कह रहे हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो अपनी बीपी की बीमारी को लेके, अपनी थायराइड की बीमारी को लेके, आप मेरे सामने कह ही तो रहे हो ऐसा कि हमें तो कुछ ना हुआ। क्योंकि जो लोग कहते हैं हमें तो कुछ ना हुआ या कुछ नहीं हुआ, ये बात मैं व्यंग्यात्मक तौर पे इस वजह से कह रहा हूं कि वो होने का मतलब हार्ट अटैक या बड़ी बीमारी को समझते हैं, वो हाइपरटेंशन जैसी बीमारी को बीमारी नहीं समझते, थायराइड जैसी बीमारी को बीमारी नहीं समझते। राइट। मेरा एक सवाल और है, उसके बाद मैं लोगों की जो जिसके लिए लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं रेमेडीज और बाकी चीजें, उस पर आऊंगा। लेकिन मेरा एक सवाल और है, पंचकर्मा थेरेपी को एक वर्ग है जो रेगुलर बेसिस पे ले रहा है, उसे कितनी बार थेरेपी लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, उसको कुछ नहीं पता। एक वर्ग है जिसने उसकी डेफिनेशन एक स्पा सेंटर के रूप में कर रखी है अपने माइंड में। दोनों, मुझे लगता है कि दोनों ही बड़े खतरनाक हैं, मेरा अपना मानना है। अब आप आज इसको कैमरे पे क्लेरिफाई करिए कि दोनों में क्या करना चाहिए। आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ जाते हैं, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि एक मटका लगा हुआ है, उसमें से कुछ पानी जैसे टपक रहा हुआ है, उसमें नीचे एक बहुत सुंदर सी लेडी या एक बहुत चार्मिंग और सा अच्छा व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके सर पे लटक रहा है, व्यक्ति को वो देख के चीजें अच्छी लगती है। व्यक्ति, वहां लिखा होता है शिरोधारा 800 रुपए या 1500 रुपए या 2500 रुपए। व्यक्ति कहता है इसमें तो बड़ी खास बात होगी, कुछ 800 1500 2500 रुपए है, इसमें आराम से लेटे रहो, सर पे तेल टपकता रहता है। और उसके मन में ऐसी फीलिंग आती है कि जब ये तेल टपकता है तब इसमें से हमारे सर में जितना भी कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो बाहर निकलता रहता होगा। उस बात को प्रचारित भी ऐसे किया जाता है। तो सही मायने में पंचकर्मा तो 90% सेंटर्स जितने भी हैं उसमें हो ही नहीं रहा है, वो स्पा सेंटर ही है। व्यक्ति आता है, कहता है कि जी मेरा पंचकर्मा कर दीजिए। ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। हाँ, वो सब स्पा सेंटर ही है। ठीक है, वो बेसिकली व्यक्ति वहां जाता है, वहां पे जो डॉक्टर हैं उनको भी लगता है कि यार लोगों ने आदत बना ली, जब मानते ही नहीं है, 10,000 रुपए देने को तैयार है तो मैं क्यों ना लूं, मैं नहीं लूंगा कोई और ले लेगा, इससे अच्छा मैं ही ले लूं। ये बड़ी, मैं मतलब द्रवित मन से बात कह रहा हूं कि मैं ये जब घर से पैसे देने के लिए चला है, लोगों के पास पैसा है और अपनी जेब में 10,000 रुपए 15,000 रुपए वो डाल के चल दिया है ना। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, बड़े हॉस्पिटल में जाता है, या आप BMW के शोरूम में जा रहे हैं या ऑडी के शोरूम में जा रहे हैं, तो आपको पता है 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ रुपए तो लगेंगे, आप 1 लाख रुपए तो जेब में डाल के जाएंगे नहीं। करेक्ट। तो जब आप BMW ऑडी के शोरूम में जा रहे हैं तो वहां को उतने की ही तो कार मिलेगी। तो इस तरह से यदि आप किसी पंचकर्मा सेंटर में जा रहे हैं, आपको पता है कि 10,000 रुपए 15,000 रुपए लगेंगे, तो आपने 10,000 रुपए 15,000 रुपए जेब में डालिए तो उतने ही तो पैसे लगेंगे, उससे कम वो क्यों लेगा जब आप उतने पैसे उनको देने के लिए आए हो। करेक्ट। तो आप ना लो तो कोई और ले लेगा, तो ये तो प्रोफेशन है। सॉरी टू से, जिसको मेरी बात बुरी लगे लगे, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सही मायने में वो सब स्पा सेंटर है, पंचकर्मा कहीं होता ही नहीं है। पंचकर्मा अच्छा वही होता है जब डॉक्टर के पास आप जाएं
डॉक्टर आपको कहें कि जी 2 दिन का केवल सेशन लेना है, आपको केवल ये वस्ती लेनी है। वस्ती आम भाषा में आप कह सकते हैं एक प्रकार का एनीमा होता है, लेकिन वो मेडिकेटेड तरीके से होता है। वो छाछ का भी दिया जा सकता है, वो दूध का भी दिया जा सकता है, वो तेल का भी दिया जा सकता है, और वो किसी प्रकार के काढ़े का भी दिया जा सकता है। पर व्यक्ति वहां भी कहता है जी शिरोधारा नहीं करोगे। अब किसी डॉक्टर के साथ 10 12 15 20 बार ऐसा हो जाए कि पेशेंट जब आता है, मैंने उसको 3-4 बार ये कहा कि आपका ये वाली वस्ती करनी पड़ेगी, उसने कहा जी शिरोधारा नहीं करोगे, तो उसने उसमें शिरोधारा जोड़ दिया कि ले भैया शिरोधारा भी होगा साथ में। 5,000 रुपये उसके भी बढ़ा दिए मैंने। व्यक्ति को सुकून मिल जाता है। तो इसके पीछे की सत्यता यही है जो मैंने बताई है, इसके पीछे इसके अलावा कोई सत्यता नहीं है। ओके, तो अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा क्लेरिफाई करें कि पंचकर्मा एक्चुअल में किस तरह से थेरेपी होती है। पंचकर्मा बेसिकली एक अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा भी है, और मुखार्थ औषधि के साथ साथ, यानी जो मुंह से खाने वाली औषधि है उसकी सहायक चिकित्सा भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सपोज व्यक्ति का आपको स्वेदन करना है, जैसे कि हार्ट के पेशेंट के लिए लिखा हुआ है कि उसके लिए स्वेदन क्रिया सबसे उत्तम रहती है, यानी उसको वाष्पीकरण द्वारा, भाप आदि द्वारा उसका रोम कूप खोले जाते हैं, पसीना निकाला जाता है। वो भी पसीना एक प्रकार का मल है। तो जहां आपको लगता है कि व्यक्ति की बॉडी को इस तरह से डिटॉक्स करने की, मेडिकली डिटॉक्स करने की जरूरत है, लेकिन मुंह से खाने वाली औषधियों के द्वारा उसको डिटॉक्स नहीं किया जा सकता। मल यदि उसकी आंतों में बहुत ज्यादा चिपका हुआ है तो उसकी कोष्ठ शिराओं में से, जो उसकी शिराएं में, वेन्स में और आर्टरीज में बीमारी चली गई है, वो उसके कोष्ठ में लाके मल और मूत्र द्वारा उसको निष्कासित यानी बाहर निकाला जाना है। तो ऐसे समय में वस्ती दी जाती है विभिन्न प्रकार के काढ़े द्वारा। आंतों में बहुत ज्यादा मल चिपका हुआ है, कोई क्रश का है, यानी ऐसी स्थिति में पेशेंट है कि उसकी आपको मुंह से खाने वाली औषधि आप उसको नहीं दे सकते, जुलाब उसको नहीं दे सकते, आप उसको मतलब ऐसी कोई दवा नहीं दे सकते जिसको उससे 10 लग जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको कंट्रोल्ड प्रोसेस में वस्ती देनी पड़ेगी। ऐसे समय में जरूरत होती है पंचकर्मा की, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड प्रोसेस में होनी चाहिए। जो पेशेंट ऐसी स्थिति में नहीं है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका, उसका आप पंचकर्मा कर ही नहीं सकते। ऐसे समय में पंचकर्मा भी यदि आपको करना पड़े तो वो 1 दिन किया आपने, उसमें गैप दिया, पेशेंट को वॉच किया, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। ओके, तो ये जो सेशन चल रहे हैं कि हर 3 महीने पे हमको लेना है, हर 6 महीने में लेना है, साल में 2 बार मेरे को लेना है, नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आप ले सकते। ओके, वो तो सब स्पा सेंटर के भाग है। ओके, सो एक अगर नॉर्मल कॉस्ट एक थेरेपी की, एक सेशन की निकाली जाए तो क्या कॉस्ट एक ऑन एन एवरेज होनी चाहिए? क्योंकि हम कॉस्ट पे बात कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक लोगों को पता लग जाए कि हाँ, इस कॉस्ट के आसपास पंचकर्मा होता है। देखिए सर, वैसे तो ये बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इस बारे में बात करना होना चाहिए। मैं अगर कहूंगा कि 1,000 रुपये का होना चाहिए, तो सामने वाला मेरा पॉडकास्ट सुन के किसी डॉक्टर के पास जाके कहने लगे कि सर फला डॉक्टर ने तो ये बताया था कि 1,000 रुपये का होना चाहिए, वो कहेंगे उन्हीं से जाके करवा लेना। राइट राइट। मेरे अपने चार्जेस है, मेरे अपने खर्चे हैं, मेरे सेंटर के अपने खर्चे हैं। हो सकता है उनके एम्प्लॉय 10,000 वाला हो, मेरे यहाँ एम्प्लॉय तो 40,000 वाला है, तो मैं तो पैसे उसी हिसाब से चार्ज करूंगा। तो ये तो बड़ा वाइड लेवल का एक क्वेश्चन हो गया, इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। बट हाँ, फिर भी यदि आप पूछना चाहें कि पंचकर्मा एक थोड़ी सी कॉस्टली थेरेपी है, उसमें खर्च आते हैं। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि इतने खर्च क्यों आते हैं, तो उसमें जो तेल आदि, सपोज ब्रह्मी तेल लगना है, मैं शिरोधारा पे फिर से बात करूंगा, तो ब्रह्मी तेल जो अच्छा होता है वो 4,000 रुपए से लेके 4,500 रुपए लीटर तक आ सकता है। एक बार के पंचकर्मा में आधा लीटर यदि तेल लग गया तो 2-2,500 रुपए तो उसके हो गए। उसके अलावा अन्य बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो पंचकर्मा के जो अच्छे सेंटर्स हैं, अगर वो आपको लगता है अपने विवेक से, आप ये तय कीजिए कि वाकई में मेरा कायदे का पंचकर्मा हो रहा है, तो थोड़ा सा वो कॉस्टली तो होता ही है, वो थोड़ा सा कॉस्टली तो होता ही है। बट एलोपैथ चिकित्सा से वो सस्ता होता है, क्योंकि व्यक्ति के मन में एक ऑरा ये बना हुआ है कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है वो तो घरेलू नुस्खे वाली, पंसारी से जड़ी बूटियां लाने वाली, रसोई के मसाले वाली, चूरन चटनी वाली, इतने पैसे किस बात के? तो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में भी बहुत महंगी महंगी दवाई होती है। निशांत जी, एक सवाल, एक क्यूरियोसिटी है मेरी, और उसके बारे में मुझे लगा कि आपसे ज़रूर मैं पूछूंगा कि जब जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई सीरियस बीमारी होती है, तो एलोपैथी के पास इंजेक्शंस हैं, वो इंजेक्शन लगाएंगे और मरीज़
धीरे धीरे मतलब तत्काल प्रभाव से असर दिखने लगता है। आयुर्वेदा के पास कोई इंजेक्शन नहीं है, तो पूर्ण चिकित्सा पद्धति कैसे हो गई है? ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों की लॉबी उतनी ज्यादा सशक्त नहीं हो पाई कि जो आयुर्वेदा में सूची वेदक और शिरा वेदक के नाम से इंजेक्शन हुआ करते थे, जिसको एलोपैथ में बोला जाता है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। अब से 20 साल पहले आयुर्वेदा में भी इंजेक्शंस आते थे, बहुत सारी फार्मेसीज उसको बनाती थी, आयुर्वेदा में इंजेक्शन लगा करते थे। लेकिन इस डर की वजह से, डिफरेंशिएट करने की वजह से, क्योंकि उनके प्रभाव इतने ज्यादा बढ़िया थे, कुचले का इंजेक्शन आता था, लहसुन का इंजेक्शन आता था, अर्जुन की छाल का इंजेक्शन आता था, तमाम इंजेक्शंस आते थे और वो बिल्कुल इसी तरह से काम करते थे जैसे कि एलोपैथ के इंजेक्शंस काम करते हैं। लेकिन एलोपैथ की लॉबी द्वारा बहुत बड़ी लड़ाई करके, कोर्ट में जाके कानूनी लड़ाई करके उसको मतलब कानूनी तौर पे बंद करा दिया गया और हम लोगों की लॉबी उतनी सशक्त नहीं हो पाई कि हम वो लड़ाई आगे तक ले जा पाते, इसलिए वो इंजेक्शंस बंद हो गए हैं। आयुर्वेदा में भी वो इंजेक्शंस आया करते थे, तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। ओके, सो मैं अब उस सेगमेंट पे आ जाता हूँ जिसका लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि निशांत जी कब बताएंगे हमको कि हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है पूरी तरह से, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो क्या ऐसा करे कि उसे कोई बीमारी ना लगे? अपनी होम रेमेडीज़ या आयुर्वेदा के थ्रू वो क्या ट्रीटमेंट ऐसा ले, या जो डेली बेसिस पे ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ बना रहे? दवा खाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये एक स्तंभ है आयुर्वेद का। आहार, जिस प्रकार से आपको जिस ऋतु में 6 ऋतु के अनुसार जो आहार आपको लेना चाहिए, विरुद्धाहार आजकल के समय में बहुत सारी फार्मेसीज की बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें ऐसी हैं, ऑनलाइन भी जो सुलभ है, वो उसमें फिर से वही बात आ जाएगी कि कैसे पहचाने कोई अच्छी है कोई बुरी है। सबने उसमें से शास्त्रों की नकल करके उसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। तो विरुद्धाहार ना करें, किस भोजन के बाद क्या भोजन नहीं करना चाहिए वो चीजों को समझे, किस ऋतु में कौन सी चीज खानी है वो चीज ना खाएं, और पूरी तरह से नींद लें। ये 6 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, 10 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, ये सब बकवास भरी बात है कि आदमी के शरीर को कितने, ये बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, 6-7 घंटे की नींद। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, तो 4 घंटे सोएं। आप 6 घंटे की नींद लेने के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा बेड पे पड़े रहते हैं तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। और यदि आपको 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, आप 6 घंटे में उठ जाएंगे तो शरीर आपका बीमार हो जाएगा। ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है कि आपको 6 घंटे सोना चाहिए, ये लोगों ने खुद ही डेफिनेशन बनाई हुई है। और हाँ, अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी किसी भी मौसम में जैसे दही खाई जाती है और छाछ पी जाती है, तो यदि आपको मौका मिले आप छाछ पिए, लेकिन छाछ कौन सी? घर में बनी हुई, जिसको दही जिसमें बिलोई जाती है, मक्खन जिसमें से निकल जाता है, कम से कम उसमें 3 से 4 गुना पानी डाला हो। गाढ़ा, खूब गाढ़ी छाछ नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी लस्सी मट्ठा छाछ नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 या 4 गुना उसमें पानी डाला हो। सर्दी का मौसम है तो उसमें आप सीतोपलादी चूर्ण या फिर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी या फिर दालचीनी डालकर ले लें। तो यदि आपको लगता है कि मुझे खांसी नजला जुकाम की दिक्कतें रहती हैं तो वो आपको नहीं होगी। बॉडी को ये अच्छा लाभ देता है छाछ। तो इस तरह से इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिटिव फूड आपको लेने चाहिए। भुना हुआ चना आपको लेना चाहिए। अब ये मत कहना कि डॉक्टर साहब आजकल तो चना भी वो रंगा हुआ आ रहा है। मैं बिल्कुल उसी बारे में सोच रहा था। तो खैर ऐसा तो नहीं है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है कि सब जगह वही मिलेगा। हाँ, जहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ का चना बहुत ज्यादा फेमस है, जो चीज जहाँ की फेमस है वहां पे वो चीज जरूर होती है, वहां पे जरूर रंगा हुआ मिलता होगा। जहाँ पे कम बिकता है ना, वहां से वो चना ले लो तो वहां से आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। तो भुना हुआ चने का आप सेवन करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। भुने हुए, जिन लोगों को वात रोग यानी जोड़ों में दर्द की दिक्कतें रहती हैं, वो लोग सरसों के तेल का या देसी घी का सेवन जरूर करें। ये प्रमाणिक हो चुका है कि इतनी मात्रा में यदि आप देसी घी का या देसी कड़ुए तेल जिसको बोला जाता है उसका सेवन करेंगे तो वो स्निग्धता प्रदान करेगा। और जो चट चट पटपट लोगों के आजकल जोड़ बोलते हैं, जो लोग आम भाषा में कहते हैं जी घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, वो इसी वजह से होती है। और गोंद, जो जिसकी बर्फी पिन्नी पंजीरी बनती है, वो विभिन्न रूप में आप सेवन करते रहें तो
काफी हद तक आप ठीक रह सकते हैं। भोजन करने के बाद आपने एक दिन जीरा चबा लिया, एक दिन सौंफ चबा ली, तो वातानुलोमक होता है, ठीक चलता रहेगा वात आपकी बॉडी में। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखें। आरओ के पानी से जितना आप दूर रहें वो आपका अच्छा है। उबाल के ठंडा किया हुआ पानी बेस्ट रहता है। लेकिन आजकल तो हम लोग तो सब आरओ वाटर ही यूज कर रहे हैं। हाँ। मिनरल वाटर बॉटल से इस्तेमाल मैं कर रहे वही हैं। कह रहा हूँ कि जितना दूर रह सके उतना अच्छा है, जितना पॉसिबल हो, जितना आपके लिए संभव हो। उबाल के ठंडा किया हुआ दूध सॉरी पानी लें, उबाल के ठंडा किया हुआ पानी लें, वो बेस्ट रहता है। उसे छानना भी है? नहीं, छानने अच्छा, में तो छानने की कोई कोई जरूरत नहीं, वो आवश्यकता नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। ओके, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक सब में बढ़ रही है। पहले कहा जाता है कि 50-60 साल की उम्र के बाद आएगी, फैटी लीवर। और इसको लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं और बहुत सारी रेमेडीज़ भी हम घर में अपने दादी नानी के नुस्खों से, आयुर्वेदा से, सोशल मीडिया से हम लोग बहुत सारे नुस्खे भी कर रहे हैं। फैटी लीवर अगर प्रॉब्लम है तो उसका सही इलाज क्या है? देखिए सही इलाज तो डॉक्टर के पास जाके ही आप चिकित्सा करें, सही इलाज तो वही है। मैं होम रेमेडीज की बात लेकिन कर फिर रहा भी हूँ। होम रेमेडी के तौर पे आप पूछना चाह रहे हैं तो 3 चीज दुनिया में बेस्ट है। 3 क्या, मैं 4 चीजें बोलूंगा। एक है भूई आंवला, दूसरा है भृंगराज, वही वाला भृंगराज जो बालों में भी लगाया जाता है, जिसका Okay. मेहंदी में मिला के पाउडर यूज किया जाता है काढ़ा, वही वाला भृंगराज। एक होती है मकोए, चौथी होती है काशनी। तो ये 4 चीजें बेस्ट हैं। आप मार्केट से लाके, पंसारी के यहाँ से लाके बराबर मात्रा में भूई आंवला, भृंगराज, काशनी, मकोए, ये आपकी उस बात का जवाब है कि हम कैसे विश्वास करें कि इस दवा में वो होगा ही होगा। तो बेहतर है कि आप मार्केट से ले आइए। जितना आप घर लाके उसका दरदरा सा पीस लीजिए, 2 चम्मच उसके लीजिए और उसको 2 गिलास पानी में इतना पकाइए कि वो पानी धीमी आंच पे पकता पकता आधा गिलास रह जाए। Okay. आप उसको पी लीजिए। ये है। उसके अलावा इमली का पानी और आलू बुखारा। आलू बुखारा जिस समय में आ रहा है, आप मैंने अपनी रील में बताया हुआ है, आलू बुखारे का आप चटनी टाइप बना सकते हैं, वो आप लें। और इमली का पानी, मतलब चटनी नहीं आपको बनानी, सिर्फ इमली आप पानी में सोख करके रख लीजिए और उसको हाथों से ऐसे मसल लीजिए। वो आप 1 चम्मच 2 चम्मच हल्का सा उसमें शहद इसलिए मिला लीजिए कि खट्टा होता है सब, तो आपको वो अच्छा लाभ करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको खान पान का ध्यान जरूर रखना है। ये जो मैंने रेमेडी बताई है, ये एक तरफ। आपको यदि लगता है आपको फैटी लीवर होना शुरू हो गया, पहली फुर्सत से गेहूं बिल्कुल बंद कर दीजिए, जौ की रोटी पे आ जाइए, कार्ब्स का सेवन कम से कम कीजिए, ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छा लाभ करेगी। और आपको ध्यान ये रखना है कि मेरे लीवर पर लोड कम से कम पड़े, उसको भोजन कम से कम पचाना पड़े, वो कितना आराम कर सकता है। ओके। ये जो मैंने अर्क काशनी बाजार में मार्केट में बना बनाया भी मिलता है। मकोई का अर्क भी बना बनाया मिलता है। अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं, आपको जब भी मौका मिले, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार जब भी आप पानी पिए, पीने वाले पानी में 2 चम्मच अर्क काशनी के डालिए, अर्क मकोई के डालिए, वो वाली पानी पी लीजिए। कलरलेस होता है, लगभग टेस्टलेस होता है, दोनों के दोनों। लेकिन अर्क मकोई में मैंने खुद से टेस्ट किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो बड़ा स्मेली होता है। नहीं, फिर आपको अच्छा अर्क मकोई नहीं मिला है। हाँ। नहीं, मतलब मैंने जब इस्तेमाल किया था और मुझे कहीं से मिला था, मैं उसका जिक्र तो नहीं कर रहा, लेकिन उसको मैंने पानी में डाल के पिया, बहुत गंदा स्मेल करता है वो। हाँ, तो वो आपको अच्छा बना हुआ नहीं था। ओके। वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो होना चाहिए उस प्रोसेस से वो बना हुआ नहीं था। हो सकता है उन्होंने एसएस वगैरह लगा, फिर से वही बात आ जाती, कैसे विश्वास करें। राइट। क्योंकि मैं एक ऐसे पैनल पे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ कि मैं कंपनी का नाम लूंगा तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं कि आप उस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में जो पिछले 40, 50, 60 साल से कंपनी है, किसी आयुर्वेद वाले के यहाँ जाइए भैया। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप 1-2 ब्रांड जरूर बता के जाएं, जैसे कि आप आपका खुद भी ब्रांड है, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, शुद्ध विशुद्ध करके आपका ब्रांड चलता है। जी। लेकिन मैं चाहूंगा कि 1-2 एग्जांपल तो कंपनी के सजेशन देके जाएं लोगों को, जिससे कि कम से कम थोड़ी क्लियरिटी तो उनको मिले। हाँ, हमदर्द का आता है। ओके। अच्छा अर्क आता है। हमदर्द का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि हमारे देश में आजकल एक, जब भी रूह अफ़ज़ा चलता है तो वो एक चीज चल जाती है कि जी आप उसका समर्थन कर रहे हैं। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े लेवल पे जब व्यक्ति जाता है, बड़े लेवल पे जब कंपनी जाती है, तो उनका मेंटल लेवल चेंज हो जाता है। वो थूकने वाली चीजें और वो सब नहीं चलती, वो बेकार की चीजें हैं।
रेक्स कंपनी है, देहलवी रेमेडीज करके कंपनी है। Okay. एक्चुअली बैद्यनाथ का भी आता है, अर्क मकोई, अर्क काशनी तो बैद्यनाथ कंपनी का नहीं आता। तो ये जो 4-5 कंपनीज हैं इनका बहुत अच्छा अर्क आता है। Okay. तो अर्क काशनी, अर्क मकोई आप यूज कर सकते हैं, वो आपको लाभ देगा, लेकिन लंबे समय तक 6 महीने तक लेते रहिए, Okay. लाभ जरूर मिलेगा। एक युवा अवस्था में प्रॉब्लम और आ रही है, बालों के झड़ने की, हेयरलाइन गायब होने की, बाल ग्रे हेयर की, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्या कारण है इसका और इसका क्या होम रेमेडी है कि वो कर सकते हैं? अगर होम रेमेडी नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट है? इसकी होम रेमेडी है, ब्लू रेज से बचिए। जो आपके फोन में से ब्लू रेज निकलती है ना, आप रजाई के अंदर घुस के रात को जो फोन चलाते हैं, वो ब्लू रेज जो एमिट होती है, Okay. तो उसकी वजह से आपकी हेयरलाइन गायब हो जाती है। बालों का गिरना सबसे ज्यादा उसी वजह से है। हाँ। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक आजकल प्रोटेक्टर्स आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे लगने वाले, जो आपको ब्लू रेज से बचाते हैं, उसका आप ध्यान रखें, वो जरूर यूज करें। मतलब वो 20 रुपए या 10 रुपए वाला प्रोटेक्टर मत लगवाइए, वो केवल आपकी स्क्रीन को तो प्रोटेक्ट करता है और आपके बालों को भी प्रोटेक्ट करता है। ये बड़ी अचंभित कर देने वाली बात है, बड़ी ऐसी लग रही हो कि आज क्या बता दिया। बिल्कुल, मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है ये। जी। और सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस। अब मैं कहूंगा स्ट्रेस मत लीजिए, हम आदमी को कह देते हैं कि चिंता मत कीजिए, लेकिन जिस पे बीतते जानता तो वही है ना। करेक्ट। लेकिन स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको लगता है कि ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई है, तो आयुर्वेदा में एक दवाई आती है जिसका नाम है आमल की रसायन। पाउडर आता है, अच्छी कंपनीज का आता है आमल की रसायन, उसका आप यूज करें और पानी के साथ ले लेंगे तो भी चलता है। Okay. आंवला इसके लिए बेस्ट है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे सुआंवला के बारे में, राख खांडव के बारे में, हमारी विशुद्ध कंपनी का प्रोडक्ट आता है। वो Okay. लगभग 110 रोगों में कार्य करता है। असमय बालों का गिरना, नजर का तेजी से गिरते जाना, कॉन्स्टिपेशन। तो आप 2 पीस सुआंवला के सुबह शाम खा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग, तो हमारे पास ऐसी टेस्टिमनीज लोगों की आई हैं कि सर हमारे तो 1 महीने से कम समय में बहुत तेजी से बाल गिरने शुरू हो गए, कम उम्र में। अब आप ये मत कहना कि जी आपके भी बाल कम है। मेरी तो उम्र 45 प्लस हो गई। फिर भी ईश्वर कृपा से बहुत मेंटेन किया हुआ है। लेकिन कम उम्र में जिन लोगों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, वो यदि सुआंवला खाएंगे, सुवासित आंवला, तो उन लोगों के बाल तेजी से गिरने कम हो सकते हैं। ओके, सो कच्चा आंवला भी इसमें कारगर है? हाँ, कच्चा आंवला कारगर है, लेकिन कच्चा आंवला मैंने इसलिए नहीं बोला है कि अमूमन लोग खा नहीं पाते हैं, 12 मास मिल नहीं पाता। एक ड्रिंक चलता है कच्चा आंवला, बीटरूट और कैरेट को मिला के, एबीसी जूस। हाँ, एबीसी जूस। हाँ, अगर एबीसी जूस जब तक आपको मिलता है ताजा, तब तक आप ले सकते हैं। घर पे निकाल के? हाँ, घर पे निकाल के। मार्केट में जो चलता है वो बेकार है, वो कुछ नहीं है। ओके। प्रिजर्वेटिव वगैरह लगा के जो ये 100 रुपए की 100 रुपए में 1 लीटर आंवला वाली बोतल जो चल रही है, इसमें कुछ भी नहीं होता। पैक फूड, पैक जूस नहीं है। जूस नहीं होता। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको जो चीज सुलभ है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, तब तक आप उसको लेते रहिए, यदि ले सकते हैं तो। आंवले की अगर मैं बात करूं, आंवला खट्टा होता है और आप सरप्राइज होंगे, आंवला दुनिया का अकेला एक ऐसा फल है, केवल दुनिया में 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, 6 रस होते हैं, उसी के कॉम्बिनेशन से हजारों लाखों स्वाद बन जाते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो आंवले में केवल लवण यानी नमकीन टेस्ट नहीं होता, बाकी 5 टेस्ट होते हैं। दुनिया का अकेला और पहला एक ऐसा फल है जिसमें 5 टेस्ट होते हैं। बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं 40-50 क्रॉस कर चुके हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको थायराइड है, बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। अब तो खैर अर्ली एज में भी आ रही है। ऐसी बीमार जो लोग हैं उनको क्या ऐसी रेमेडीज़ करनी चाहिए? क्योंकि वो बहुत सारी रेमेडीज़ कर रहे हैं, मेथी को भिगो के खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और साथ में मेथफॉर्मिन और एम्ब्रोडिप्राइन और इस तरह की दवाइयाँ भी साथ में खा रहे हैं। तो उनको क्या होम रेमेडीज़ करनी चाहिए? थोड़ा सा आप इसको और क्लैरिफाई कीजिए, किन दिक्कतों के लिए? मैं खास तौर से उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है। अच्छा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जिन लोगों को है, तो उनके लिए अकेला मेथी का पानी वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मेथी आज के समय में एक ऐसा पैदावार है कि उसमें बहुत ज़्यादा चीराफाड़ी की नहीं गई है, प्रिजर्वेटिव्स की और इनऑर्गेनिक सीड्स की, गलत तरीके से उगाने की। मेथी आज भी काफ़ी हद तक बचा हुआ है। और देशी मेथी यदि कहीं से मिल जाए, जो किसान वर्ग है जो अपने लिए मेथी की पैदावार करता है यूज़ करने के लिए, जो आजकल मार्केट में मेथी मिलती है जिसका बड़ा बीज होता है बिल्कुल गोल्डन कलर का, उसके अलावा यदि कहीं से आपको देशी मेथी मिल जाए
जो पशुओं को खिलाने के ज्यादातर काम में आती है, वो आप मार्केट से कहीं से लीजिए, उसका पानी पीजिए, वो आपको सबसे बढ़िया काम करेगी। शुगर में भी काम करेगी, हाइपरटेंशन में भी काम करेगी। ओके, इसके साथ दवाई छोड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, मैं नहीं। आयुर्वेदा कर रहा हूं तो मैं अपनी एलोपैथी छोड़ देता हूं। मतलब सहायक औषधि के रूप में काम करेगी। ओके। आपको कोई भी, आप एलोपैथ की दवा ले रहे हैं, आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं, तो साथ में मेथी का पानी या कोई और औषधि आप लेते हैं, तो आप ये सोच के लीजिए कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मुझे मिल जाए, कुछ अतिरिक्त लाभ मिल जाए, लेकिन वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और अर्ली एज में भी आ रही है अब तो उनको क्या करना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए जो बेस्ट दो चीजें हैं वो है अर्जुन की छाल और लहसुन। ओके। लहसुन सबसे अच्छा तरीका है। जिन लोगों को लहसुन से परहेज है तो वो औषधि के रूप में उसको मान के खाएं कि हम औषधि खा रहे हैं। रात भर आप लहसुन को थोड़े से पानी में, उसमें थोड़ा सा नींबू, वो उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको एक्सजरेट कर देता है यदि आप उसमें नींबू डाल लेते हैं। और उसके अलावा गुलाब जल या फिर केवड़ा 2-3 बूंदे, इस वजह से कि उसकी जो स्मेल है वो कम हो जाएगी। आप सुबह को वो 2 क्लोव्स लहसुन की कली की निकालिए और उसको आप हल्का सा दांत मार के चबा लीजिए। ये आप आदत बनाइए तो आप पाएंगे आपका कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक मिनिमाइज रहने लगा है। इसमें अच्छा जो काम करता है वो सेब का सिरका भी काम करता है और अर्जुन की छाल भी काम करती है। बहुत सारी बातें हुई आपसे, बहुत सारी चर्चा हुई। अब मैं चाहूंगा जाते जाते एक जनरल रेमेडी टिप्स हमारे दर्शकों को अपने अंदाज में, जो आपका सोशल मीडिया पे हम देखते हैं अंदाज, उस अंदाज में देख के जाए तो मुझे लगेगा कि लोगों के बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा बिना जरूरत के केवल इस इन्फ्लुएंस में आके कि मेरा शरीर ठीक रहे, मुझे क्या दवा खानी चाहिए, क्या होम रेमेडी लेनी चाहिए, आपको आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इस पर काम करना चाहिए। जैसे कि एक कंपनी खोली जाती है, पहले उसका होमवर्क किया जाता है कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, क्या इनकी प्राइसिंग होनी चाहिए। ऐसे अपने शरीर के लिए काम कीजिए, सर्च कीजिए प्रॉपर चिकित्सकों को, चैनल्स को। वहां आपको आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के लिए, योगा के लिए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी रेमेडीज जैसे कि उद्गीत है, ब्राह्मरी है, वो करने के लिए, देखने के लिए मिल जाएगी। उनको फॉलो कीजिए और बस मजा ही तो आ जाएगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमें और बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स पे हम उलझे हुए थे, उसे सुलझाने का और एक क्लियर माइंडसेट दिया आपने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर निशांत गुप्ता जी, जिन्होंने आयुर्वेदा को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। इसी के साथ अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की जो रेखा है उसको समझाने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस पॉडकास्ट ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि हमें बीमार होकर आयुर्वेदा के पास जाने से बेहतर है कि हम आयुर्वेदा के साथ अपने जीवन को जिएं, तो हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। आगे किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल आपके मन में और ज़्यादा आ गए होंगे तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आगे आपको उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आप देख रहे हैं युग चरण। नमस्कार।